अध्याय 1046 से 1050। उसके चारों ओर का दृश्य तुरंत बदल गया। आइस फीनिक्स क्षेत्र का पीला सफेद आकाश उसकी दृष्टि रेखा में दिखाई दिया और वह आसपास के पवित्र हॉल की विशिष्ट आभा को महसूस कर सकता था। यूं चे ने बर्फ से ढकी भूमि के बीच खड़े होकर राहत की लंबी सांस ली। जैसे ही उसका मन शांत हुआ, उसके शरीर पर लगी बेहद गंभीर चोटों के कारण उसकी चेतना और अधिक धुंधली हो गई। इस समय उससे निकलने वाली आभा अत्यंत क्षीण थी। जब वह अचंभे में था, उसने देखा कि मू जुआनिन उसकी तरफ आ रही है और उसकी आंखों में ठंडी अभिव्यक्ति के साथ उसे देख रही है। मास तेर, यूं चे ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन दर्द भरी और अस्पष्ट आवाज में केवल इतना ही बोल सका, यह आश्चर्य की बात है कि आप मिस्ट एंड वैली से जीवित बाहर आ सके। आप एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। भले ही यूचे का पूरा शरीर खून से रंगा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वह अपनी मौत के करीब है, फिर भी उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी और वे हमेशा की तरह ठंडी थी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यूचे ने अपने होठों को थोड़ा सा हिलाया, लेकिन जवाब में कुछ भी कहने में असफल रहा। उसने अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाने से पहले थोड़ा थोड़ा हिलाया, बहुत धीमी गति से। उसका हाथ तेजी से कांप रहा था, जिससे ये स्पष्ट हो रहा था कि न केवल हाथ उठाना अतुलनीय रूप से कठिन था, बल्कि बहुत दर्द भी हो रहा था। उसकी हथेली के मध्य में एक विचित्र फूल खिल रहा था, जिसकी पंखुड़ियां निर्दोष पूंछ के पंखों के समान थीं। ये पंख वाला आइस स्पिरिट फूल था जिसके लिए उसने लगभग अपनी जान गंवा दी थी। म्यूजुआनयन शिष्य ने ये फूल प्राप्त किया मिस्ट एंड वैली में, इसे गुरु को भेंट करने के लिए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मू जुआनिन ने इसे प्राप्त नहीं किया या उसे कोई अन्य प्रतिक्रिया नहीं दी। पंखदार आइस स्पिरिट फूल को ले जाने वाली उसकी हथेली अधिक से अधिक तीव्रता से कांपने लगी और यूचे तेजी से होश खोने लगा। शिष्य जानता है कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है और वह गुरु से माफी नहीं मांगेगा। शिष्य बस नहीं चाहता है इस शिष्य द्वारा किए गए अक्षम्य कार्य के कारण गुरु को क्रोध जैसी नकारात्मक भावना का अनुभव हुआ। उद्धरण चिन्ह। इस शिष्य के हाथ में फूल इस शिष्य के हृदय में गुरु की छवि के समान है, बहुत सुंदर, बहुत ठंडा और फिर भी वास्तव में। उद्धरण चिन्ह। यूं चे अंत में बेहोश हो गया। जैसे ही वह बेहोश हुआ, पंखदार बर्फ आत्मा फूल को थामने वाली हथेली भी शक्तिहीन होकर नीचे झुक गई। मू जुआनिन ने अपनी चाल बिजली की तरह तेज कर दी। एक सुंदर गहन आभा ने हवा में गिरते पंख वाले आइस स्पिरिट फूल को धीरे धीरे अपनी खुली हथेली के केंद्र में लाने से पहले उठाया। दुनिया अचानक शांत हो गई और काफी देर तक शांत रही। रहने भी दो, मैं तुम्हें अभी के लिए माफ कर दूंगा। उसकी हथेली में पंख वाला आइस स्पिरिट फूल चुपचाप गायब हो गया। फिर वह पलटी और बहुत ही सामान्य तरीके से अपने आप में बुदबुदाने लगी। उस ताकत या भय का कोई संकेत नहीं था जो उसने अभी एक क्षण पहले प्रदर्शित किया था। यून चे एक अज्ञात समय के बाद जाग गया। उसे होश आ गया था और उसका पूरा शरीर अभी भी बहुत दर्द कर रहा था, लेकिन दर्द पहले जितना गंभीर नहीं था। दर्द के अलावा उसे और भी अधिक ताजगी और आरामदायक अनुभूति महसूस हो रही थी, मानो वह गुनगुनी और मंद हवा में स्नान कर रहा हो। अपनी आंखें खोलने पर यूनचे को पता चला कि उसका शरीर स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील में भीग रहा था। उसके चारों ओर बर्फ की आत्माएं तेज गति से नृत्य कर रही थी, लेकिन हेवनली नेदरफ्रॉस्ट झील का क्षेत्र हमेशा की तरह शांत था, जहां उसके अलावा कोई और मौजूद नहीं था। झील के चारों ओर लगा बैरियर भी फिलहाल बंद अवस्था में था। उन्होंने अपने शरीर में उच्च स्तरीय विदेशी आध्यात्मिक ऊर्जा की कई धाराओं को महसूस किया। वे न केवल उच्च स्तर के थे, वे तरल में भी बदल गए थे और वर्तमान में उनकी चोटों को बेहतर होने में मदद कर रहे थे। उनकी बेहद मजबूत पुनर्प्राप्ति क्षमता उपचार प्रक्रिया को पूरक बना रही थी। इस प्रकार भले ही वह अभी भी पहले की तरह गंभीर रूप से घायल था, उसकी चोटें लगभग 30% ठीक हो गई थीं। उनकी चेतना और गहन शक्ति के ठीक होने के बाद उनकी चोटें तेजी से ठीक होने लगी थीं। ये केवल म्यू जुआनिन ही हो सकता था जिसने उसके लिए आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को द्रवीकृत किया था और उसे स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील के अंदर रखा था। उफ, लगता है मास्टर अब उतने नाराज नहीं है। यूं चे ने राहत की लंबी सांस ली। उसके पूरे शरीर को इतना आराम महसूस हुआ कि उसे दर्द का भी ध्यान नहीं रहा। निस्संदेह उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके दुर्भाग्य का कारण मू जुआनिन थी, क्योंकि वह उसे सबक सिखाना चाहती थी। अब जब उसका दिल शांत हो गया, तो यून चे ने अपनी चोटों से उबरने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उन्होंने बुद्ध के महान मार्ग का उपयोग किया, स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील की आध्यात्मिक ऊर्जा पहले की तुलना में कई गुना अधिक गति से उनके शरीर में प्रवेश करने लगी।
कुछ ही घंटों की छोटी अवधि में उनकी अधिकांश गहन शक्ति ठीक हो गई थी और उनकी कम से कम 60% आंतरिक चोटें ठीक हो गई थीं। हालांकि उनका शरीर अभी भी कमजोर अवस्था में था, इस समय उन्हें बमुश्किल कोई दर्द महसूस हुआ। अचानक उसे अपने गहन मध्याह्न रेखा में एक असामान्य परिवर्तन महसूस हुआ। गहन ऊर्जा की एक 4 रंग की निहारिका अपने आप घूमने लगी थी और उसकी घूमने की गति तेज से तेज होती जा रही थी। उसके पूरे शरीर की गहन आभा भी तेजी से उसके गहन मध्याह्न रेखा की ओर प्रवाहित होने लगी थी। मैं टूटने वाला हूँ। दैवीय मार्ग में प्रवेश करने के बाद उनकी पहली सफलता केवल 3.5 महीने में हुई। यह विशेष रूप से आश्चर्यजनक था क्योंकि इस अवधि के दौरान उन्होंने अपना सारा समय मून स्प्लिटिंग कैस्केड, आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनन और गोल्डन क्रोज रिकॉर्ड ऑफ द बर्निंग वर्ल्ड का अभ्यास करने में बिताया था। उन्होंने अपनी गहन शक्ति को विकसित करने में शायद ही कोई प्रयास किया था। उन्होंने केवल स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने पर भरोसा करके अपनी गहन शक्ति का संचय बढ़ाया। लेकिन दिव्य मार्ग के पहले छोटे दायरे को पार करने में उन्हें केवल 3.5 महीने लगे। युन चे ने अपना मन एकाग्र किया और अपने शरीर के अंदर होने वाली प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपनी पहली सफलता का दिव्य तरीके से स्वागत करने की तैयारी शुरू कर दी थी। आइस फीनिक्स क्षेत्र के बाहर किनारों पर लंबे और चौड़े पंखों वाली एक विशाल लाल रंग की नाव धीरे धीरे रुक गई। इसमें कोई संदेह नहीं था कि बर्फ की ठंडी और सफेद दुनिया में इसका अस्तित्व बेहद स्पष्ट था। सेक्रेड हॉल के सामने प्रकाश की ठंडी किरणों की चमक के बीच म्यू बिंग्यून की आकृति दिखाई दी। फिर वह हल्के कदमों से शालीनता से अंदर दाखिल हुई और उसकी नजर म्यू जुआनिन की पीठ पर पड़ी। यह एक संयोग हो सकता है, लेकिन म्यू जुआनिन तालाब के ठीक किनारे पर खड़ी थी, जहां पहले 9 पुनरुत्थान के बुद्ध हृदय कमल खिलते थे। ये दृश्य उसने अतीत में कई बार देखा था। क्या ज्वाला देव क्षेत्र से गहन संदूक आ गया है? म्यू जुआनिन ने ठंडे स्वर में पूछा। ये यान वानकांग और यान जुएहाई हैं। म्यू बिंग्यून म्यू जुआनिन के पक्ष में आया। बड़ी बहन, क्या आप ज्वाला देव क्षेत्र के लिए उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं? उसके शब्दों के बीच में उसकी नजर तालाब के केंद्र में एक सुंदर और निर्दोष सफेद फूल पर पड़ी, जहां पहले 9 पुनरुत्थान के बुद्ध हृदय कमल को खड़ा किया जा रहा था। इसकी पंखुड़ियां हंस के पंखों की तरह लग रही थीं और विशेष रूप से गर्म आत्मा की आभा छोड़ रही थीं। पंखयुक्त बर्फ आत्मा फूल म्यू बिंग्यून को अचंभित कर दिया गया और उसने अपनी आंखों में गहरी संदेह भरी अभिव्यक्ति के साथ म्यू जुआनिन की ओर देखा। म्यू जुआनिन ने 9000 साल पहले विशेष रूप से 9 पुनरुत्थान के बुद्ध हृदय कमल को बढ़ाने के लिए इस तालाब की स्थापना की थी। तालाब को भरने के लिए स्वर्गीय झील के पानी का उपयोग किया गया था और इसमें आइस फीनिक्स ओरिजिन ब्लड की 3 बूंदें भी डाली गई थीं। इसके अलावा आइस फीनिक्स स्पिरिट ऊर्जा को नियमित अंतराल पर इसमें डाला जाएगा और इसका स्थान पवित्र हॉल के सबसे केंद्र स्थान पर था, जो अपने आप में आइस फीनिक्स क्षेत्र की एक मुख्य सुविधा थी। सामान्य समय में तालाब को इसके चारों ओर एक निराकार अवरोध द्वारा संरक्षित किया जाता था। किसी बाहरी व्यक्ति का तालाब के संपर्क में आना तो दूर, धूल के एक कण का भी इसके करीब जाना मुश्किल था। पिछले 9000 वर्षों में इस स्पिरिट तालाब में केवल 9 पुनरुत्थान का बुद्ध हृदय कमल मौजूद था। तो फिर आज ऐसी जगह पर एक पंखदार आइस स्पिरिट फूल भी कैसे था? यदि यह कोई उच्च स्तरीय विचित्र फूल या असामान्य जड़ी बूटी होती तो म्यू बिंग्यून को बहुत आश्चर्य नहीं होता। आखिरकार 9 पुनरुत्थान के बुद्ध हृदय कमल ने पहले ही अपनी सभी पंखुड़ियां खो दी थीं और एक बार फिर से खिलने से पहले उसे बहुत मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन भले ही स्नो सॉन्ग दायरे में पंखदार आइस स्पिरिट फ्लावर एक अत्यंत उच्च स्तरीय और दुर्लभ स्पिरिट फूल था, उनके पास इसकी कोई कमी नहीं थी। स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील के आसपास किसी भी एक स्पिरिट फूल में पंख वाले बर्फ स्पिरिट फूल की तुलना में कहीं अधिक स्पिरिट ऊर्जा होगी। इसके अलावा तालाब में पंख वाला आइस स्पिरिट फूल पूरी तरह से खिला हुआ फूल था और उसका बाकी हिस्सा गायब था। तो वास्तव में इसे एक स्पिरिट तालाब के अंदर क्यों रखा गया था, जिसमें स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील और बर्फ की आध्यात्मिक आभा जैसी अद्भुत चीजें शामिल थी? फीनिक्स। आखिरकार तालाब खाली था। मैंने सोचा कि किसी अन्य फूल को लगाना और उसे बढ़ता हुआ देखना आंखों के लिए सुखद होगा। म्यू जुआनिन ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। चूंकि फ्लेम गॉड दायरे के लोग यहाँ आ गए हैं, इसका मतलब है कि इस मामले का लगभग समय आ गया है। यह अच्छा है कि मैं इस समय किसी काम में व्यस्त नहीं हूँ, इसलिए मैं आज जा सकता हूँ। ऐसा लग रहा था कि म्यू जुआनिन जानबूझकर विषय बदल रहा है। म्यू बिंग्यू ने एक बार फिर पंख वाले बर्फ आत्मा फूल पर गहरी नजर डाली, लेकिन इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। वह चिंतित स्वर में बोली, क्या तुम वहां अकेले जा रहे हो? नहीं। म्यू जुआनिन की आंखों में हल्की सी हलचल हुई। मैं किसी और को भी साथ ले जाने की योजना बना रहा हूँ।
महान बुजुर्ग यू चे म्यू बिंगयुन थोड़ा चौंका। भगवान क्षेत्र के बारे में उनका ज्ञान वर्तमान में स्नो सोन क्षेत्र तक ही सीमित है। अब समय आ गया है कि उसे अन्य स्थानों पर ले जाया जाए और उसके क्षितिज का विस्तार किया जाए, म्यू जुवानयन ने अतुलनीय रूप से उदासीन स्वर में कहा। चूंकि वह मेरा शिष्य है, इसलिए मैं उसे बाहरी दुनिया से अनजान नहीं रहने दे सकता। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। म्यू बिंगयुन के चेहरे पर एक बहुत ही सती मुस्कान दिखाई दी। ऐसा लगता है कि बड़ी बहन अब उससे नाराज नहीं है। म्यू जुवानयन ने तिरस्कार पूर्वक कहा, वह इतना भाग्यशाली था कि जीवित वापस आ गया, इसलिए मुझे भी किसी लड़के पर गुस्सा करने का मन नहीं है। मू बिंगयुन ने अपने होठों को थोड़ा सा बगल में किया। यू चे के पास लौ की शक्ति ठंड से भी अधिक मजबूत है, इसलिए उसे ज्वाला देव क्षेत्र में ले जाना निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा निर्णय है। मैं वास्तव में बड़ी बहन के बारे में अधिक चिंतित हूँ। आपको वास्तव में सावधान रहने की जरूरत है। आराम से रहो, मू जुआनिन ने थोड़ी सी भी चिंता के बिना कहा। जब मैंने पिछली बार उस पर हमला किया था तो सींग वाले अजगर को उसकी गलती के कारण गंभीर चोट लगी थी। ऐसी चोट का 1000 साल की छोटी सी अवधि में ठीक होना बिल्कुल असंभव है, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसके साथ टकराव में गंभीर रूप से घायल होने का खतरा काफी कम हो जाता है। मुझे कम से कम 80% यकीन है कि मैं इसका वध करने में सक्षम हो जाऊंगा, जब तक कि इसने अपने तराजू को उतारना समाप्त नहीं कर दिया है। म्यू बिंगयुन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। हुआनजी से कहो कि वह मेरी अनुपस्थिति में संप्रदाय के सभी प्रमुख मामलों को संभालने का प्रभारी व्यक्ति होगा। जब तक कोई अनसुलझा मामला सामने नहीं आता, उन्हें मुझसे संपर्क करने की इजाजत नहीं है। अपनी बात खत्म करने के बाद वह हॉल से बाहर जाने के लिए मुड़ी, लेकिन जैसे ही वह प्रवेश द्वार पर पहुंची, वह अचानक अपनी जगह पर रुक गई, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। फिर उसने अपनी हथेली पलटी और मू बिंगयुन की ओर प्रकाश की एक सफेद रेखा भेजी। मू बिंगयुन ने प्रकाश की सफेद लकीर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। यह कोई और नहीं बल्कि उसका क्लाउड बटरफ्लाई ब्लेड था। बड़ी बहन, कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, म्यू बिंगयुन ने ठंडे स्वर में कहा। यह माँ द्वारा छोड़ी गई सबसे महत्वपूर्ण चीज है और इसे किसी भी कीमत पर किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। इस बार मैं इसे नजरअंदाज कर दूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसी चीज दोबारा नहीं होगी। हाँ, म्यू बिंगयुन ने दोषी विवेक के साथ क्लाउड बटरफ्लाई ब्लेड को हटा दिया। मू जुआनिन ने अपनी हथेली से एक व्यापक इशारा किया, जिससे आगे की जगह तुरंत टूट गई। उसकी आकृति एक पल में गायब हो गई और स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील के सामने प्रकट हो गई। अपनी गहन शक्ति को मजबूत करने के बीच में युन चे को अचानक स्वर्गीय झील की बाधा खुलने का एहसास हुआ और वह तुरंत झील से बाहर निकल गया। जैसे ही वह झील के किनारे पर पहुंचा, म्यू जुआनिन की आकृति उसकी दृष्टि के क्षेत्र में दिखाई दी। युन चे अभी भी म्यू जुआनिन के सामने अपने दिल में बहुत भयभीत महसूस कर रहा था और तुरंत एक घुटने पर बैठ गया। शिष्य गुरु को सम्मान देता है। वह घुटनों के बल बैठने के बाद सीधे म्यू जुआनिन को देखता था, लेकिन इस बार उसने अपना सिर नीचे झुका रखा था। उसे एक सेकंड के लिए भी उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे डर था कि कहीं लापरवाही के एक पल में वह उसकी छाती को नोच न ले। मेरे पीछे आओ, म्यू जुआनिन ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि उसकी आंखों में हल्का आश्चर्य उभर आया। न केवल वह इतनी जल्दी ठीक हो गया, बल्कि उसने एक सफलता भी हासिल कर ली। हम कहाँ जा रहे हैं? युन चे ने अवचेतन रूप से पूछा। द फ्लेम गॉड रियलम। इससे पहले कि युन चे प्रतिक्रिया दे पाता, उसका शरीर हल्का सा हिल गया और उसकी आंखों के सामने का दृश्य बिल्कुल अलग हो गया। वह आइस फीनिक्स क्षेत्र के आकाश में ऊंचा था। इसी समय युन चे को अचानक कुछ याद आया। म्यू बिंगयुन ने मिस्ट एंड वैली में प्रवेश करने से पहले उसे बताया था कि फ्लेम गॉड दायरे से लोग कुछ दिनों में आने वाले थे। दूसरे शब्दों में, गॉड बरीइंग इन्फेनो जेल में प्राचीन सींग वाले ड्रैगन की स्केल कास्टिंग अवधि आ गई थी। इसे स्लॉटरिंग ड्रैगन काल के नाम से भी जाना जाता था। अप्रत्याशित रूप से मू जुआनिन उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। युन चे हमेशा प्राचीन गॉड बरीइंग इन्फेनो जेल का दौरा करने के लिए उत्सुक था। यदि वह पौराणिक प्राचीन सींग वाले ड्रैगन को दूर से भी देख सके तो यह और भी अधिक आकर्षक और अत्यंत दुर्लभ अनुभव होगा। जाहिर तौर पर यह उनके लिए एक अच्छा मौका था। म्यू जुआनिन बेहद तेज गति से आगे बढ़ी और युन चे उसके पीछे पीछे चल रही थी। वे तेजी से गहरे लाल रंग के जहाज के पास पहुंचे जो आइस फीनिक्स दायरे के बाहर रुका था। म्यू जुआनिन की पीठ पर कुछ बार नजरें चुराते हुए युन चे ने अंततः धीमी आवाज में पूछा, मास्टर, क्या ऐसा हो सकता है? केवल हम दोनों ही प्राचीन भगवान को दफनाने वाली इन्फेनो जेल के लिए रवाना होंगे।
क्या एल्डर हुआनजी और पैलेस मास्टर बिंगयुन हमारे साथ नहीं जा रहे हैं? वह पहले से ही जानता था कि म्यू जुआनिन के बाद म्यू हुआनजी और म्यू बिंगयुन संप्रदाय में सबसे मजबूत गहन शक्ति वाले थे। जैसे ही युन चे ने म्यू बिंगयुन का नाम लिया, उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। तुरंत उसने कहा, अरे नहीं, म्यू जुआनिन मालिक। युन चे ने घबराहट में कहा। शिष्य को अभी एक बात याद आई। पैलेस मास्टर बिंगयुन ने इस शिष्य को कुछ दिया था, जो इस शिष्य की असावधानी के कारण मिस्टैंड वैली में खो गया। इसलिए शिष्य को तुरंत पैलेस मास्टर बिंगयुन को इसके बारे में सूचित करना होगा, अन्यथा उस दिन मिस्टैंड वैली में युन चे ने विशाल बर्फ बख्तरबंद वानर की आंख को सफलतापूर्वक छेदने के लिए एक क्लाउड बटरफ्लाई ब्लेड का उपयोग किया था, जो सींग वाले ड्रैगन के जहर में लेपित था। लेकिन जब वह उसकी बाह के शक्तिशाली प्रहार से उड़ गया, तो वह कुछ ही समय में गंभीर रूप से घायल हो गया और क्लाउड बटरफ्लाई ब्लेड भी स्वाभाविक रूप से उसके हाथ से फिसल गया और किसी अज्ञात स्थान पर उड़ गया। म्यू बिंगयुन ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें बताया था कि क्लाउड बटरफ्लाई ब्लेड उनके पूर्वजों द्वारा दी गई चीज थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण था। क्या आप क्लाउड बटरफ्लाई ब्लेड के बारे में बात कर रहे हैं? म्यू जुआनिन ने ठंडे स्वर में पूछा। युन चे का मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ, उद्धरण चिन्ह। तो फिर इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने इसे तुम्हारे बदले वापस दे दिया है। ओह, युन चे के गले से भारी आवाज निकली। उसने घबराते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर। म्यू जुआनिन की खूबसूरत आंखें बगल में देखने लगी, इससे पहले कि वह अचानक अपनी हथेली पलट देती। युन चे की ओर ठंडी रोशनी की एक सफेद रेखा चली, जिसे उसने अनजाने में अपने हाथ में पकड़ लिया। उसके हाथ में जो चीज थी वह एक छोटी ब्लेड थी, जो बर्फ जैसी ठंडी रोशनी से चमक रही थी। इसमें तितली के आकार की मूठ और ठंडा सफेद ब्लेड था। इसके अलावा इससे यह आभास हुआ कि इसे इतनी तेजी से इस्तेमाल किया जा सकता है कि यह वास्तविक भी नहीं लगेगा। इसका आकार, आभा और तीक्ष्णता, ये सभी बिल्कुल क्लाउड बटरफ्लाई ब्लेड के समान थे जो म्यू बिंगयुन ने उसे दिया था। केवल एक बात अलग थी कि तितली के पंख विपरीत दिशा की ओर थे। ये है, इस चाकू को साउंड बटरफ्लाई कहा जाता है। चूंकि आप इस तरह के ब्लेड का उपयोग करने में काफी कुशल प्रतीत होते हैं, इसलिए मैं इसे कुछ समय के लिए आपको उधार दे दूंगी। म्यू जुआनिन ने अपनी नजरें हटा ली और भावहीन स्वर में कहा, लेकिन अगर तुमने इसे खोने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें निश्चित रूप से मार डालूंगा। युन चे काफी देर तक अचंभे में रहा, फिर उसने तुरंत कहा, शिष्य गुरु के उपकार के लिए अपना आभार व्यक्त करता है और इसे पूरे दिल से संजोएगा। युन चे ने ध्यान से साउंड बटरफ्लाई ब्लेड को हटा दिया। चूंकि उसने ऐसा कभी होने की उम्मीद नहीं की थी, उसके दिमाग ने क्षण भर के लिए काम करना बंद कर दिया था। एक सेकंड रुको, मास्टर को ये क्यों पता है कि मैं इसका उपयोग करने में काफी कुशल हूँ? मुझे मत बताओ। अपनी दिशा में चल रही ठंडी हवा के बीच वे दोनों आइस फीनिक्स क्षेत्र के क्षेत्र से बाहर निकल गए। उन्हें सामने से आ रही एक असामान्य जलती हुई आभा का एहसास हुआ और जल्द ही फ्लेम गॉड दायरे से धधकता गहरा संदूक उनकी दृष्टि रेखा में दिखाई दिया। फ्लेम गॉड दायरे के गहरे संदूक के दोनों तरफ फीनिक्स जैसे पंख थे और यह हजारों किलोमीटर लंबा था। प्राइमरियल प्रोफाउंड आग के अलावा, जिसमें एक स्वतंत्र दुनिया थी, ये युन चे द्वारा अब तक देखा गया सबसे विशाल गहरा आग था। जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा, उसे अपने चेहरे पर बेहद तेज जलन महसूस हुई। आइस फीनिक्स संप्रदाय के किसी भी अन्य शिष्य को कुछ असुविधा महसूस हुई होगी, लेकिन युन चे के लिए यह बिल्कुल भी मुद्दा नहीं था। गहरा जहाज न केवल विशाल था, बल्कि उसके चारों ओर एक राजसी आभा भी थी। इस प्रकार आकाश में यह एक शाही शहर जैसा प्रतीत होता था। वर्मिलियन बर्ड संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर यान वान कांग और फीनिक्स संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर यान जुएहाई गहन संदूक के सामने इंतजार कर रहे थे। म्यू जुआनिन और युन चे को अपनी दिशा में उड़ते हुए देखकर उन्होंने उनका स्वागत करने की पहल की। हम फिर मिलेंगे, स्नो सॉन्ग रियलम किंग, यान वानकांग ने हल्का सा प्रणाम किया। हम इस बार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से स्नो सॉन्ग रियलम किंग की शक्ति पर निर्भर रहेंगे। ऐसे फालतू शब्द कहने की जरूरत नहीं है। म्यू जुआनिन ने शिष्टाचार का जरा सा भी संकेत दिए बिना उन्हें हाथ हिलाकर विदा कर दिया। वह सीधे उन दोनों के पास से गुजरी और गहन संदूक के अंदर पहुंच गई। इस राजा के शिष्य का अच्छे से ख्याल रखना। मैं किसी भी मामले में परेशान नहीं होना चाहता जब तक कि वह प्राचीन सींग वाले अजगर से संबंधित न हो, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों न आ जाए। जब तक अन्य लोगों ने उसकी बातें सुनी, तब तक म्यू जुआनिन की आकृति गहरे संदूक में गायब हो चुकी थी। यान वानकांग और यान जुएहाई को उसके रवैये पर कोई अजीब महसूस नहीं हुआ।
यान वानकांग ने पलटकर कहा, गहरे जहाज के दाहिनी ओर एक बर्फ कक्ष स्थापित किया गया है। यदि स्नो सॉन्ग रियलम किंग के पास हमारे लिए कोई अन्य निर्देश है तो कृपया बेझिझक हमें बताएं। आह मास्टर, यूं चे ने तुरंत आगे की ओर देखा, लेकिन पाया कि म्यू जुआनिन उसकी दृष्टि के क्षेत्र से गायब हो गया था। हे आपके आदरणीय गुरु को सदैव वैराग्य पसंद है। उनके शिष्य के रूप में, उनके सबसे करीबी व्यक्ति के रूप में आपको इसके बारे में सबसे स्पष्ट होना चाहिए, यान जुएहाई ने हंसते हुए कहा। यांग यून, ये देखना वास्तव में आश्चर्यजनक है कि आपके सम्मानित गुरु आपके साथ हमारे गंतव्य तक गए हैं। नहीं, यह अपेक्षित था, यान वानकांग ने मुस्कुराते हुए कहा। तत्वों में यंग यून की प्रतिभा को देखते हुए इसका कोई मतलब नहीं होता अगर आपके सम्मानित गुरु ने आपको अपने साथ ले जाने का फैसला नहीं किया होता। इस मामले को जानकर पोन को निश्चित रूप से बहुत खुशी होगी। हाँ, ये बिल्कुल स्वाभाविक है, यान जुएहाई ने लंबी हंसी उड़ाई। संप्रदाय मास्टर हुओ के अनुसार स्नो सॉन्ग क्षेत्र की अपनी यात्रा के बाद से पोन को अक्सर यंग यून की याद आती है। जूनियर यू चे ने देर से अभिवादन के लिए माफी मांगी। यून चे ने आदरपूर्वक दोनों को प्रणाम किया। इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, यान वानकांग ने सौम्य स्वर में कहा। फ्लेम गॉड क्षेत्र के दो महान संप्रदाय गुरुओं ने कभी भी किसी आइस फीनिक्स शिष्य से बातचीत नहीं की होगी, भले ही वे बुजुर्ग ही क्यों न हो। इसके अलावा उनके हाव भाव और लहजा बेहद सौम्य थे। हालांकि यून चे के पास निश्चित रूप से उनके साथ ऐसा व्यवहार करने की योग्यता थी, न केवल इसलिए कि वह म्यू जुआनिन के प्रत्यक्ष शिष्य थे, बल्कि उनकी महान मौलिक प्रतिभा के कारण भी, जिसने उनके जैसे दो प्रतिष्ठित संप्रदाय के गुरुओं को भी गहराई से चौंका दिया था। और जिस चीज ने यून चे के प्रति उनके दिलों में सद्भावना की महान भावना पैदा की, वह स्वाभाविक रूप से वे शब्द थे जो उसने हुओपोन से कहे थे जब यून चे ने दयनीय स्थिति में हार स्वीकार कर ली थी। जैसे ही वे बात कर रहे थे, गहरे लाल रंग का संदूक सक्रिय हो गया और सीधे ज्वालादेव क्षेत्र की दिशा में उड़ गया। गहरे जहाज ने पलक झपकते ही हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हुए आकाश को चीर दिया। गहरे जहाज के अंदर अतुलनीय रूप से शांति थी, हवा में जरा सा भी उतार चढ़ाव नहीं था, जिससे यह महसूस करना असंभव था कि गहरा जहाज बेहद तेज गति से दूरी तय कर रहा था। फ्लेम गॉड क्षेत्र डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय की सादगी और उदासीनता से बहुत अलग था, जिसे इसके सजाने के तरीके से देखा जा सकता था। यूं चे को फ्लेम गॉड दायरे के दो शिष्यों द्वारा एक अच्छी तरह से तैयार कमरे में ले जाया गया। कमरा विशेष रूप से विशाल था और पूरी तरह से शानदार ढंग से सजाया गया था। गहन संदूक पर केवल एक अतिथि कक्ष होने के बावजूद यह आइस मेडन पैलेस की तुलना में कहीं अधिक भव्य दिखाई देता था, जहां वह आइस विंड साम्राज्य में अपने समय के दौरान रुके थे। हाँ, स्नो सॉन्ग क्षेत्र वास्तव में तुलना में निराश्रित है। यून चे अपने आप को रोक नहीं सका और एक आह भर दी। बस इतना ही यह बताने के लिए पर्याप्त था कि स्नो सॉन्ग दायरे में फ्लेम गॉड दायरे के बराबर माने जाने की कोई योग्यता नहीं थी, अगर इसमें म्यू जुआनिन जैसे शक्तिशाली व्यक्ति की उपस्थिति नहीं थी। उन्होंने म्यू बिंगयुन को पहले यह उल्लेख करते हुए सुना था कि सभी महान क्षेत्र एक संचरण संरचना द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसका उपयोग पर्याप्त बैंगनी पत्थरों या बैंगनी क्रिस्टल का भुगतान करके किया जा सकता था। लेकिन फ्लेम गॉड रियलम ने उन्हें प्राप्त करने के लिए एक गहन जहाज का उपयोग किया और अपनी यात्रा पद्धति के रूप में सरल उड़ान को चुना। हालांकि गहरा संदूक बेहद तेज गति से यात्रा कर सकता था, फिर भी उसे फ्लेम गॉड दायरे तक पहुंचने के लिए 8 घंटे की आवश्यकता थी। उन्होंने सीधे तौर पर ट्रांसमिशन फॉर्मेशन का उपयोग क्यों नहीं किया? मास्टर की ताकत के साथ अंतरिक्ष को चीरते हुए भी यात्रा करना लाखों गुना तेज होगा। क्या ये सिर्फ औपचारिकता के लिए हो सकता है? वास्तव में ऐसा ही हो सकता है। चूंकि उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं था, यूं चे ने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और जल्द ही ध्यान में चला गया। फिर अज्ञात समय के बाद कमरे के बाहर से अचानक कदमों की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर यून चे ने अपनी आंखें खोली। यंग यून, क्या मैं बात करने के लिए अंदर आ सकता हूँ? वर्मिलियन बर्ड संप्रदाय के संप्रदाय गुरु यान वानकांग की आवाज बाहर से आई। यून चे तुरंत उठा और दरवाजा खोलने के लिए गया। संप्रदाय मास्टर यान। हो, क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? यान वानकांग ने हंसते हुए पूछा। यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि सेक्ट मास्टर यान मुझसे मिलने आए हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं परेशान महसूस करूं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि सेक्ट मास्टर यान ने मेरे लिए क्या निर्देश दिए हैं? यूं चे ने आदरपूर्वक कहा, मैं केवल आपसे थोड़ी बातचीत करना चाहता था। मान लीजिए कि यह आपकी देखभाल कर रहा है, जैसा कि आपके सम्मानित गुरु ने आदेश दिया है। ठीक है, चलो बैठो। इसके साथ ही यान वानकांग ने दरवाजा बंद कर दिया और अकेले बैठ गए।
उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो कृपया इस जूनियर को क्षमा करें। युन चे ने न तो अनुचित व्यवहार किया और न ही डराया और तुरंत यान वानकान के सामने बैठ गया। यदि ऐसा दृश्य फ्लेम गॉड दायरे के किसी निवासी ने देखा होता तो शायद डर के मारे उनकी आंखें बाहर आ जाती। पूरे फ्लेम गॉड दायरे में केवल यान जुएहाई और हुओ रूली को ही उसके साथ बैठने का अधिकार था। यांग युन, मैंने सुना है कि आप निचले क्षेत्र से आए हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि आप किस सितारा क्षेत्र से हैं? यान वानकांग ने पूछा। जब वह पहली बार स्नो सॉन्ग दायरे में आए तो उन्हें अपने जन्मस्थान का खुलासा करने में कोई झिझक नहीं हुई और यहाँ तक कि अपने आगमन के पहले ही दिन उन्होंने फेंगमो को ये बताने की पहल की कि वह ब्लू पोल स्टार से हैं। स्वर्गीय झील पर मुजुएनिन द्वारा कड़ी फटकार लगाए जाने के बाद उनकी सतर्कता की भावना पूरी तरह से जागृत हो गई थी। यान वानकांग को अचानक ऐसा प्रश्न पूछते हुए सुनकर उसने क्षमा प्रार्थी अंदाज में उत्तर दिया, उसके बारे में। जूनियर एक छोटे से ग्रह से आया है, इसलिए जूनियर को यकीन है कि सेक्ट मास्टर यान ने इसके बारे में कभी नहीं सुना है, इसलिए इसका नाम बताना बेकार होगा। यूं चे के चतुराई भरे जवाब से यान वानकांग थोड़ा चौंका, लेकिन उसने मामले को आगे नहीं बढ़ाया या कोई असंतोष नहीं दिखाया। वह कहने से पहले हल्के से हंसे, चलो फिर इसके बारे में भूल जाते हैं। मैं उस सितारा क्षेत्र के बारे में जानने के लिए बेहद उत्सुक हो सकता हूं जहां से आप जैसी असाधारण प्रतिभा आई है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी प्रतिभा केवल स्वर्ग द्वारा ही दी जा सकती है और इसका उस सितारा क्षेत्र से कोई वास्तविक संबंध नहीं है जहां आप पैदा हुए थे। संप्रदाय मास्टर यान मेरी बहुत चापलूसी करता है। ये जूनियर इतनी प्रशंसा का पात्र नहीं है, यूचे ने जवाब दिया। ये दूसरों के लिए सच हो सकता है, लेकिन आपका मामला बिल्कुल अलग है। अचानक यान वानकांग ने भावुक होकर आह भरी। जब आपके गुरु की क्षमता का कोई व्यक्ति स्नो सॉन्ग क्षेत्र में दिखाई दिया तो मैंने सोचा कि उसकी उपलब्धियां अनंत काल तक नायाब रहेंगी, कोई भी उसके जैसी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएगा। किसने सोचा होगा कि मेरा अनुमान इतना गलत था? ऐसा लगता है कि स्नो सॉन्ग क्षेत्र को वास्तव में स्वर्ग का आशीर्वाद मिला है। अपने विचार व्यक्त करते समय यान वानकांग ने अपने चेहरे पर प्रशंसा और ईर्ष्या के भाव को छिपाने की जहमत नहीं उठाई। आखिरकार उनके जैसे लोग जो इतनी उम्र और साधना स्तर तक पहुंच चुके थे, उनके पास असाधारण रूप से अच्छी योग्यता वाले उत्तराधिकारी को खोजने के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। किसी को उनकी शक्ति और इच्छा विरासत में मिल सकती है। ये सबसे अच्छा होगा यदि उनके उत्तराधिकारी में अंततः उनसे आगे निकलने की क्षमता हो। हालांकि ऐसी चीज को साकार करने में सफल होना वास्तव में एक संप्रदाय गुरु बनने से भी अधिक कठिन था। यूचे, ओह हो, ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। यान वानकांग ने अपना हाथ लहराया। यंग यून, जब हम फ्लेम गॉड दायरे में पहुंचेंगे तो आप जितना चाहें उतना मजा कर सकते हैं। जब तक तुम्हारा स्वामी जल्दी वापस लौटने का निश्चय नहीं करता, तब तक तुम मेरे उस निकम्मे बेटे को स्वतंत्र रूप से तुम्हें जहां चाहो ले जाने दे सकते हो। जहां तक सींग वाले अजगर की बात है तो आपका स्वामी ही उससे निपटेगा। समय आने पर आपको बस उसे दूर से इसे उतारते हुए देखना होगा। हा, यान वानकांग बहुत आराम से हंसे। ये स्पष्ट था कि वह इस बार प्राचीन सींग वाले अजगर का वध करने में विशेष रूप से आश्वस्त था। यूं चे ने कहने से पहले ध्यान से सोचा, जूनियर सेक्ट मास्टर यान के दयालु आतिथ्य के लिए अपना आभार व्यक्त करता है। जूनियर चाहता है किसी मामले के बारे में पूछे। सीनियर की राय में प्राचीन सींग वाले ड्रैगन का शिकार करने की कितनी संभावना है? ठीक है। यान वानकांग उसे जवाब देने ही वाला था कि उसने जबरन अपने शब्द वापस ले लिए। उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इसके बारे में अपने मालिक से पूछना चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति के पास उस प्रश्न का उत्तर देने की योग्यता नहीं है। युन चे ने एक क्षण के लिए उसे शून्य दृष्टि से देखा। संप्रदाय मास्टर यान, क्या मैं उन शब्दों के पीछे का अर्थ पूछ सकता हूँ? चाहे हमारी तैयारी कितनी भी उत्तम क्यों न हो, अंत में आपका स्वामी ही सींग वाले अजगर से लड़ने वाला है। इसलिए स्वाभाविक रूप से केवल उसे ही हमारे उद्देश्य की सफलता दर के बारे में बात करने का अधिकार है। यान वानकांग ने असहायता की स्पष्ट मुस्कान के साथ कहा। यून उसके शब्दों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले चौंक गया। तुम्हारा मतलब है मेरा मालिक प्राचीन सींग वाले अजगर से अकेले ही लड़ने जा रहा है? युन चे की प्रतिक्रिया से यान वानकांग आश्चर्यचकित रह गया। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। युन चे ने पूछने के लिए अपना मुंह खोला, मुझे मत बताओ कि 3 वरिष्ठ संप्रदाय स्वामी युद्ध में भाग नहीं लेने जा रहे हैं। यान वानकांग के चेहरे पर एक अजीब सी झलक दिखी। ऐसा लगता है कि आपके मालिक ने आपको प्राचीन सींग वाले ड्रैगन के शिकार के बारे में कुछ नहीं बताया है।
हमने पिछले कई हजार वर्षों में कई बार सींग वाले अजगर का शिकार किया है और आपके स्वामी ने अब तक हमेशा अकेले ही उससे लड़ाई की है। भले ही हम तीनों उसकी सहायता करना चाहें, लेकिन हमारे पास ऐसा करने की क्षमता नहीं है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यूं चे अचंभे में पड़ गया। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि वह निश्चित रूप से पहले शिकार प्रक्रिया से अनजान था और वास्तव में इस धारणा के तहत था कि फ्लेम गॉड क्षेत्र उनकी सारी शक्ति और प्राथमिक युद्ध बल को समाप्त कर रहा था, जबकि उसका मालिक केवल बाहरी सहायता प्रदान करने के लिए वहां था। कौन था बकवास ने सोचा होगा कि अकेले लड़ने के लिए वे पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर थे। यान वानकांग ने कड़वी हंसी उड़ाते हुए कहा, आपने 3 महीने पहले भी देखा था कि कैसे हम तीनों उस हमले का संयुक्त रूप से विरोध करने के बावजूद एक पल में पूरी तरह से हार गए थे, जो उसने गुस्से में शुरू किया था। आप वर्तमान में अपने स्वामी की वास्तविक ताकत को समझने या कल्पना करने में असमर्थ हैं। हाँ, आप तो क्या, मैं भी नहीं, सैक्ट मास्टर यान या सैक्ट मास्टर हुओ उसकी ताकत और क्षमता की सीमा को समझने में सक्षम नहीं है। आखिरकार वह दिव्य मास्टर क्षेत्र का अस्तित्व है, भगवान बनने के सबसे निकट का क्षेत्र। चूंकि उस प्राचीन सींग वाले ड्रैगन की ताकत दिव्य मास्टर क्षेत्र के एक व्यक्ति के बराबर है, हालांकि आपका मालिक इसका मुकाबला करने में सक्षम है, ये हम तीनों के लिए बिल्कुल असंभव है। बिना सोचे समझे इसे चार्ज करना मृत्यु की इच्छा रखने से अलग नहीं होगा। इसके अलावा हम अग्नि गुण वाली गहन कलाओं की खेती करते हैं, जिससे इसे कोई खतरा नहीं है। यान वानकांग ने अपना सिर हिलाया। हमारी भूमिका उस अवधि को निर्धारित करने की है जब प्राचीन सींग वाला ड्रैगन अपने तराजू को उतारना शुरू कर देता है और गॉड बरिंग इन्फिनो जेल से बाहर निकलने पर तुरंत अपने स्थान पर ताला लगा देता है। क्या बात है, कोई आश्चर्य नहीं कि आप लोग मास्टर को ड्रैगन के आधे शरीर को ले जाने देने को तैयार थे, बावजूद इसके कि वह फ्लेम गॉड दायरे का प्राणी था। तो आप इससे लड़ने के लिए पूरी तरह से मास्टर पर निर्भर थी और आपने ड्रैगन को उपलब्ध कराने के अलावा कुछ नहीं किया। साथ ही एक अग्रिम स्काउट का काम भी किया। 3 महीने पहले उन्हें लगा कि 3 महान संप्रदाय के गुरुओं के लिए व्यक्तिगत रूप से इसके लिए पूछना ईमानदारी का एक अतुलनीय प्रदर्शन था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ऐसा करना उनके लिए पूरी तरह से स्वाभाविक था। हालांकि मुझे विश्वास है कि आपके मालिक को इस बार शिकार में सकारात्मक परिणाम मिलने की पूरी संभावना है। 1000 साल पहले पिछली शिकार अवधि के दौरान यदि वह अप्रत्याशित घटना न हुई होती तो संभवतः वह सफल हो गई होती। भले ही वह सफलता की कगार पर असफल रही, लेकिन सींग वाले ड्रैगन की ड्रैगन गलती से आपके स्वामी घायल हो गए। 1000 वर्षों का यह अंतराल इसके उबरने के लिए पर्याप्त नहीं है। ड्रैगन दोष, युनचे तेज आवाज में चिल्लाया। ओह, यान वानकांग के चेहरे पर एक संदिग्ध भाव दिखाई दिया। युनचे ने तुरंत समझाया, मेरे पास पहले एक तलवार थी जिसे ड्रैगन फोर्ट भी कहा जाता था। यह महज एक संयोग है, लेकिन सैक्ट मास्टर यान के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। ड्रैगन फोर्ट, कितना उदासीन नाम है। जब चू यूचेन को वह तलवार मिली तब वह गर्भवती थी। जब वह खेती के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था तो वह उसके साथ थी और खून से नहा रही थी। उस तलवार ने उनके सबसे महत्वपूर्ण विकास काल को देखा। उन्होंने ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट पर अपना दबदबा बनाया, बनिंग हेवन कबीले को खत्म किया और 7 देशों के नेताओं को चकित कर दिया। इसका योगदान बहुत शानदार था, लेकिन इसका अंत अच्छा नहीं था। इसे हॉन्ग ने खा लिया था। अच्छा ऐसा है। यान वानकांग ने फीकी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। संप्रदाय मास्टर यान, हालांकि जूनियर ने प्राचीन सींग वाले ड्रैगन को कभी नहीं देखा है, मुझे पता है कि सभी जीवित प्राणियों में ड्रैगन का शरीर सबसे मजबूत होता है। नतीजतन उनकी पुनर्प्राप्ति क्षमता भी बेहद मजबूत होनी चाहिए। प्राचीन सींग वाले ड्रैगन की शक्तिशाली ताकत को देखते हुए, इस तथ्य के साथ कि वह गॉड बरिंग इन्फिनो जेल में रहता है, जहां उसके लिए सबसे उपयुक्त वातावरण है, ये कैसे संभव है कि वह अभी तक अपनी चोट से उबर नहीं पाया है, यहाँ तक कि पूरी कोशिश के बाद भी 1000 वर्ष। युनचे ने अपना संदेह बताया। युनचे ड्रैगन की पुनर्प्राप्ति क्षमता के बारे में बहुत स्पष्ट था। उसके पास ड्रैगन गॉड की वंशावली भी थी और उसकी पुनर्प्राप्ति क्षमता इतनी मजबूत थी कि उससे खुद ये डरावना लगता था। हो, तुम सही हो। जब शरीर की ताकत और क्षमता की बात आती है तो कोई भी जीवित प्राणी ड्रैगन जाति की तुलना नहीं कर सकता। यदि उनके शरीर का कोई भी हिस्सा गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो वह जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इसके ड्रैगन दोष के एकमात्र अपवाद के साथ यान वानकांग ने मुस्कुराते हुए समझाया, ये वह स्थान है जहां सींग वाले अजगर का जीवन द्वार मौजूद है और इस तरह ये सींग वाले अजगर के शरीर पर एकमात्र कमजोर स्थान है।
एक बार चोट लगने के बाद यह उसकी जीवन शक्ति को बहुत नुकसान पहुंचाएगा और इस तरह के आघात से पूरी तरह से उबरने के लिए उसे काफी लंबे समय की आवश्यकता होगी। इसके अलावा यदि आप उस स्थान को गंभीर रूप से घायल कर सकते हैं तो ये भी संभव है कि उसकी सीधे मौत हो जाए। आप ये भी कह सकते हैं कि ड्रैगन की गलती उसकी घातक कमजोरी है। ओह, तो यह ऐसा ही है। युन चे ने एहसास में सिर हिलाया। चूंकि यह लाइफ गेट का स्थान है, इसलिए ड्रैगन फोर्ट को गंभीर रूप से घायल करना बहुत मुश्किल होना चाहिए। निश्चित रूप से यह है। प्राचीन सींग वाला ड्रैगन अपनी बेहद मजबूत ऊर्जा से अपने ड्रैगन दोष की रक्षा करता है। उस ऊर्जा को बिखेरना और ड्रैगन दोष को घायल करना वास्तव में उसके शरीर पर सीधे गंभीर चोट पहुंचाने से भी अधिक कठिन है। कई बार आपकी मालकिन ने इसके साथ लड़ाई की है, लेकिन उसने कभी भी जानबूझकर इसके ड्रैगन फोर्ट पर हमला करने का लक्ष्य नहीं रखा है। आखिरकार ऐसा करने से आपकी ताकत और सहन शक्ति ही बर्बाद होगी। वह अपने ड्रैगन फोर्ट को चोट पहुंचाने में इसलिए कामयाब रही क्योंकि उसने एक लंबी और भयंकर लड़ाई के बाद अपनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा खो दी थी, जहां उसे सभी पहलुओं में उसके द्वारा दबाया जा रहा था। अब जबकि प्राचीन सींग वाला ड्रैगन अभी भी अपने ड्रैगन की गलती से लगी चोट से उबर नहीं पाया है और इस बार आपके स्वामी की गहन शक्ति में स्पष्ट वृद्धि हुई है। यान वानकांग एक पल के लिए रुके, बदले हुए स्वर में दृढ़ता से कहने से पहले, हम निश्चित रूप से सफल होंगे। यदि संप्रदाय मास्टर यान ऐसा कहता है तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यूचे ने जारी रखने से पहले कहा, जूनियर को लगता है कि मास्टर संभवतः शिकार में सफल होंगे। ओह ठीक है, क्या मैं प्राचीन सींग वाले ड्रैगन के शरीर पर ड्रैगन दोष के सटीक स्थान के बारे में जान सकता हूँ? यूचे ने उत्सुकता से पूछा। आखिरकार ये पहली बार था जब उसने सुना था कि सींग वाले अजगर में ड्रैगन दोष जैसी कोई कमजोरी होती है। यह उसके पेट के ठीक मध्य में स्थित है, यान वानकांग ने उत्तर दिया। वास्तव में सभी ड्रैगन में ड्रैगन दोष नहीं होता है। सींग वाले ड्रैगन में न केवल ड्रैगन दोष है, ये ड्रैगन जाति के बीच सबसे प्रमुख स्थान पर भी मौजूद है। इस तरह के अंतर के पीछे का कारण किसी व्यक्ति का आकार लेने में असमर्थता से संबंधित हो सकता है। हालांकि यंग युन, ये ध्यान रखें कि यदि आप कभी ऐसी स्थिति में मजबूर हो जाते हैं जहां आपके पास एक सच्चे ड्रैगन से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, भले ही वह एक सींग वाला ड्रैगन हो जिसका आप सामना कर रहे हैं, तो कभी भी सक्रिय रूप से उसके लिए लक्ष्य बनाने का प्रयास न करें। ड्रैगन दोष, इससे खतरा और बढ़ेगा। यू चे ने गहरा सिर हिलाया। जूनियर ने ज्ञानवर्धक निर्देश के लिए सेक्ट मास्टर यान को धन्यवाद दिया। हाँ, यू चे को देखते हुए यान वानकांग ने अचानक एक गहरी आह भरी। ये बहुत अफसोस की बात है कि आप अभी भी बहुत छोटे हैं और प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन बिल्कुल नजदीक है। यदि इसे लगभग 10 साल बाद आयोजित किया जाए, जिससे आपको विकास करने के लिए पर्याप्त समय मिले, तो आपके लिए शीर्ष 1000 में प्रवेश करना बिल्कुल संभव होगा। यहाँ तक कि मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि अब से 3000 साल बाद अगले सम्मेलन से पहले आप कितनी ऊंचाइयों तक पहुँचेंगे। ये वास्तव में बहुत अफसोसजनक है। उसने अपना सिर जोर से हिलाया और दिल की गहराइयों से आह भरी। युनचे, अब जब पोन जैसा कोई व्यक्ति सामने आया है और प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन जल्द ही आयोजित होने वाला है, तो इस बार सींग वाले ड्रैगन का शिकार हमारे फ्लेम गॉड दायरे के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जब तक खोज सफल नहीं हो जाती, हम 3 संप्रदाय के गुरुओं के संयुक्त प्रयासों से पोन निश्चित रूप से एक बार फिर से संपूर्ण परिवर्तन से गुजरने में सक्षम होगा। नतीजतन प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन में शीर्ष 1000 में प्रवेश करने की उनकी संभावनाएं भी काफी बढ़ जाएंगी। इसकी अत्यधिक संभावना है कि शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में उसका अनुभव उसे मेरी ज्वाला दिव्य क्षेत्र का पहला दिव्य स्वामी बनने में बहुत मदद करेगा। यान वानकांग ने अपना सिर उठाया। ये समझना आसान था कि वह वास्तव में इसका इंतजार कर रहा था और बहुत तनावग्रस्त भी महसूस कर रहा था। हमें इस बार हर कीमत पर सफल होना है और सब कुछ आपके गुरु पर निर्भर करता है। हालांकि यह निर्णय लिया गया है कि शिकार के बाद दोनों पक्षों को जो कुछ भी चाहिए वह ले लेंगे। अगर हम अपने लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त करने में सक्षम हैं, तो फ्लेम गॉड रियलम निश्चित रूप से एहसान को याद रखेगा। उनके चारों ओर की हवा अचानक बेचैन हो गई। यान वानकांग धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ। ऐसा लगता है कि हम अपनी मंजिल पर आ गए हैं। फ्लेम गॉड क्षेत्र स्नो सॉन क्षेत्र के समान और फिर भी बिल्कुल विपरीत था। ये प्राचीन काल से ही अत्यंत उच्च घनत्व और अग्नि तत्वों की गतिविधि वाला एक जलता हुआ गर्म क्षेत्र रहा है। गर्म तापमान एक सामान्य व्यक्ति की सहन शक्ति की सीमा से कहीं अधिक था, लेकिन यह अग्निगुण वंश के उत्तराधिकारियों, अग्निगुण वाले गहन जानवरों और अग्निगुण वाले गहन कलाओं के साधकों के लिए एक स्वर्ग था। ज्वाला देव क्षेत्र का निर्माण एक प्राचीन ज्वाला शिरा पर हुआ था।
स्नो सॉन्ग दायरे के मामले के समान लॉ नस देवताओं के प्राचीन युग से ही वहां मौजूद थी। ज्वालाशिरा के मुख्य क्षेत्र में आग का एक विशाल समुद्र था जो लगभग 50,000 किलोमीटर तक फैला हुआ था। गॉड बरीइंग इन्फिनोजेल फ्लेम गॉड क्षेत्र के निवासी फ्लेम वेन और गॉड बरीइंग इन्फिनोजेल के प्रति अत्यधिक श्रद्धा रखते थे। इसके अलावा उन्होंने इन अनगिनत वर्षों के दौरान गॉड बरीइंग इन्फिनोजेल की खोज कभी नहीं रोकी थी। दुर्भाग्य से उनमें से कोई भी गॉड बरीइंग इन्फिनोजेल के नीचे तक पहुंचने में कभी कामयाब नहीं हुआ, ठीक वैसे ही जैसे कोई भी कभी भी स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील के नीचे तक नहीं पहुंच पाया था। चूंकि गॉड बरीइंग इन्फिनोजेल स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील से कहीं अधिक बड़ी थी, जिसका अंत एक नजर में देखा जा सकता था, इसे एक प्राचीन चमत्कार भी माना जा सकता था। जब गहरा जहाज रुका और युनचे बाहर निकला तो उसे अचानक गर्म हवा का झोंका आया। फ्लेम गॉड दायरे की हवा स्नो सॉन्ग दायरे की ठंडी और शांत हवा के बिल्कुल विपरीत थी। ये झुलसा देने वाली गर्मी और उत्तेजना थी, मानो उन्होंने जलती भट्टी में कदम रख दिया हो। आकाश आश्चर्यजनक रूप से गहरे लाल रंग का था, लोहे के टुकड़े की तरह जिसे लाल होने तक गर्म किया गया हो। ये स्पष्ट नहीं था कि क्या ये गॉड बरीइंग इन्फिनोजेल के निकट होने के कारण ऐसा दिखता था या ये फ्लेम गॉड क्षेत्र के आकाश की एक विशेषता थी। यान वानकांग ने युनचे की और उसकी हालत के बारे में पूछने के लिए देखा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, वह अपने सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। उसने सोचा कि युनचे यहाँ बेहद असहज होगा क्योंकि वह बर्फ की विशेषता वाली गहन कलाओं की खेती कर रहा था और लंबे समय तक स्नो सॉन्ग क्षेत्र में भी रहा था। हालांकि जब उन्होंने अपनी अपरिवर्तित अभिव्यक्ति और विशेष रूप से शांत आभा पर ध्यान दिया, तो उन्होंने अंदर से अजीब महसूस करते हुए कुछ और बात करने का फैसला किया। हम फ्लेम गॉड क्षेत्र के मध्य क्षेत्र में हैं। द गॉड बरीइंग इन्फिनोजेल दक्षिण में कई किलोमीटर की दूरी पर है। यान जुएहाई ने उनके बाद आगे कहा, वर्तमान में हमारे 3 संप्रदायों के लोगों को इस स्थान पर तैनात किया गया है ताकि हम उन्हें किसी भी समय जुटा सकें। हमने इस अवसर का उपयोग कुछ युवा शिष्यों को साथ लाने के लिए भी किया ताकि उन्हें बहुमूल्य अनुभव प्राप्त हो सके। अरे हाँ, पोन भी यही है। ये जानकर कि तुम हमारे लोक में आए हो, वह निश्चय ही बहुत प्रसन्न होंगे। अचानक एक ठंडी आभा उनके पास से गुजरी और एक पल में सारी चिलचिलाती गर्म हवा को दूर भगा दिया। तुरंत परिवेश अतुलनीय रूप से शांत और ठंडा हो गया। युनचे ने स्पष्ट रूप से 2 महान संप्रदाय गुरुओं यान वानकांग और यान जुएहाई के शरीर को ठंडक के कारण तीव्रता से कांपते हुए देखा। म्यू जुआनेन की आकृति उनके सामने प्रकट हुई। वह सीधे दक्षिण में गॉड बरीइंग इन्फिनोजेल की ओर देख रही थी। स्नो सॉन्ग रियलिमकिन। जैसे ही यान वानकांग ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, म्यू जुआनेन की ठंडी छवि उसकी आंखों के सामने चमक गई और फिर वह बिना किसी निशान के गायब हो गई। दूर से केवल उसकी हृदय विदारक और हड्डी भेदी आवाज सुनी जा सकती थी, ये राजा गॉड बरीइंग इन्फिनोजेल को देखने जा रहा है। जयकार, तुम वहीं रहो। आपको यूं ही इधर उधर घूमने या गॉड बरीइंग इन्फिनोजेल के करीब जाने की अनुमति नहीं है। समझ गया, युनचे ने आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दिया। एक बार जब आसपास की ठंडक कम हो गई, यान वानकांग और यान जुएहाई ने राहत की लंबी सांस ली। जब उसने अनजाने में अपना माथा सहलाया तो उसे पता चला कि वह बर्फ और पाले की एक पतली परत से ढका हुआ था। तुरंत उसने भावुक होकर आह भरी। स्नो सॉन्ग रियलिमकिन की गहन ताकत 1000 साल पहले के समय की तुलना में और भी आगे बढ़ गई है। ये वास्तव में भयावह है। वे अभी अभी फ्लेम गॉड दायरे में पहुंचे थे, लेकिन म्यू जुआनेन ने उसे सीधे यान वानकांग और यान जुएहाई की देखभाल में छोड़ने में संकोच नहीं किया। जमीन सूख गई थी और बहुत तेज जलने की गंध आ रही थी, मानो वह किसी भी समय आग पकड़ सकती हो। जहां तक वह देख सकता था, ये पूरी तरह से बंज था, इसमें जीवन शक्ति का कोई संकेत नहीं था। उनकी नजर क्षेत्र में बड़ी संख्या में मानव आकृतियों पर पड़ी। वे स्पष्ट रूप से 3 महान संप्रदायों से थे, अर्थात वर्मिलियन बड संप्रदाय, फीनिक्स संप्रदाय और गोल्डन क्रो संप्रदाय। युनचे ने क्षेत्र को स्कैन करने के लिए अपनी चेतना का उपयोग किया, लेकिन 3 महान संप्रदायों के लोगों की उग्र आभा के अलावा और कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि यान वानकांग, यान जुएहाई और वू रूली भी एक प्राचीन सींग वाले ड्रैगन के शिकार जैसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए उस स्थान पर मौजूद थे। ये स्वाभाविक था कि जिन लोगों को यहाँ आने की अनुमति दी गई वे सभी असाधारण लोग थे। उनमें से प्रत्येक से ऐसी आभा निकल रही थी जो ज्वालामुखी विस्फोट से कई गुना अधिक भयावह थी। ये स्पष्ट था कि वे युवा गहन अभ्यासी भी 3 महान संप्रदायों के उत्कृष्ट शिष्य होंगे। उनके सामने एक आकृति आई जो हवा का तेज झोंका लेकर आई। यह कोई और नहीं बल्कि गोल्डन क्रो संप्रदाय के संप्रदाय गुरु वू रूली थे। उसने तुरंत पूछा, म्यू जुआनेन पहले ही आ चुका है। हम यंग युन।
यू चे आगे बढ़े। जूनियर यू चे संप्रदाय मास्टर हुओ को सम्मान देते हैं। हो स्नो सॉन रियलम किंग व्यक्तिगत रूप से गॉडबरीन इन्फिनो जेल की जांच करने के लिए निकल गया है। यान वानकांग ने हंसते हुए उत्तर देते हुए इधर उधर देखा। पोन कहाँ है? हुओ रूली ने यू चे पर गहरी नजर डाली। मैंने नहीं सोचा था कि वह वास्तव में इस बच्चे को अपने साथ लाएगी। मेरे ख्याल से इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। संप्रदाय के गुरुओं, कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको संभालने की आवश्यकता है, इसलिए कृपया जाएं और उनका ख्याल रखें। हम इस शिकार के दौरान किसी भी दुर्घटना की अनुमति नहीं दे सकते। जहां तक यंग यून की बात है, मैं पोन को उसके साथ रखूंगा। हा, यान जुएहाई ने लंबी हंसी उड़ाई। ये सबसे अच्छा होगा। फिर यान वानकांग और यान जुएहाई अपने कर्तव्यों का प्रभार लेने के लिए चले गए। अब जब वह अपने स्वामी के शत्रु हुओ रूली के साथ साथ म्यू बिंगयुन के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण साजिश रचने वाले व्यक्ति के साथ अकेला रह गया था, तो यू चे स्वाभाविक रूप से उतना निश्चिंत नहीं रह सका जितना कि वह अन्य दो संप्रदाय के आकाओं के साथ था। जैसे कि उसने अपने विचारों को समझ लिया हो, हुओ रूली ने अचानक कहा, तुम्हें इतना तनावग्रस्त होने की जरूरत नहीं है यंग यून। हो सकता है कि मुझे तुम्हारे मालिक का साथ न मिले, लेकिन मैं हुओ रूली तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार हूँ। यू चे ने आश्चर्य से दूसरे पक्ष पर तिरछी नजर डाली। वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि गोल्डन क्रो संप्रदाय के संप्रदाय गुरु, जो एक क्षेत्र के राजा के बराबर थे, वास्तव में एक युवा शिष्य से ऐसे शब्द कहेंगे। हुओ रूली ने झुर्रियों वाली भौहों के साथ कहा, उस दिन जब पोन आपसे बुरी तरह हार गया, तो उसकी निराश स्थिति को देखकर मुझे बहुत चिंता हुई। पोन में अत्यधिक प्रतिभा है और परिणामस्वरूप वह एक बहुत गौरवान्वित व्यक्ति है। जब वह छोटा था तब से उसने कभी हार का अनुभव नहीं किया था और उसने कभी भी मौलिक नियमों पर बेहतर क्षमता वाले किसी व्यक्ति को नहीं देखा था, लेकिन उस दिन उसने पहली बार हार का स्वाद चखा, और वह भी एक करारी हार। हाँ, हुओ रूली ने बहुत भारी आह भरी। उसके जैसे व्यक्ति को, जिसने पहले हार का अनुभव नहीं किया था, अपनी हार स्वीकार करने की पहल करते हुए देखा, यह आसानी से ध्यान देने योग्य था कि उसे एक बड़ा झटका लगा था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि आपके शब्द न होते तो उसे इस आघात से उबरने में बहुत लंबा समय लग जाता। ये भी संभव था कि वह इस झटके के बाद उबरने में असमर्थ हो गए हों। उस समय कोई भी उसे वापस पटरी पर लाने में मदद करने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन आपने सक्रिय रूप से उसे बचाया। न केवल उसे उसकी आत्मा वापस पाने में मदद की, बल्कि उसने वास्तव में इस तथ्य को भी समझा कि वहां हमेशा कोई न कोई बेहतर होता है। जब वह संप्रदाय में लौटे तो उन्होंने पहले की तुलना में बहुत अधिक उत्साह और निष्ठा से खेती करना शुरू कर दिया। विशेषकर उनकी मानसिक स्थिति में थोड़ा बदलाव आया, जो मेरे लिए बेहद संतुष्टिदायक था। ये सब आपका धन्यवाद है। युन चे ने अपना सिर हिलाया और विनम्रता पूर्वक कहा, संप्रदाय मास्टर हो मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। जूनियर एक चाल का सहारा लेकर ही जीत हासिल कर पाया। इस प्रकार मैंने वास्तव में वही कहा जो मैंने भाई पोन को बताया था। हालांकि मुझे तुम्हारा स्वामी अप्रिय लगता है। हुओ रूली ने अचानक उसकी छाती पर थप्पड़ मारा। तुम अपने स्वामी की तुलना में मेरे लिए अनगिनत गुना अधिक प्रसन्न हो। यदि आपको मेरे गोल्डन क्रो सेक्ट में कोई चीज पसंद है या आप कुछ आजमाना चाहते हैं, तो बेझिझक मुझे इसके बारे में बताएं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उनकी अद्भुत उदारता के कारण युन चे के पास शब्द नहीं थे। मैंने कुछ समय पहले ही उस पोन के लिए फोन किया था। वह बहुत जल्द यहाँ आएंगे। तुम जहाँ भी जाना चाहो उसे ले जाने दो। जब वो रूली यू चे के साथ बात कर रहा था, उसने अचानक दूर से तेजी से उनके पास आते कदमों की आवाज सुनी। संप्रदाय गुरु, संप्रदाय गुरु। गोल्डन क्रो गाउन पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी लाल चेहरे के साथ वहां आया। वह बहुत घबराया हुआ लग रहा था। हुओ रूली ने भौहें चढ़ा ली और फटकारते हुए कहा, किस कारण से तुम इतने घबराए हुए हो? यंग मास्टर। वह यंग मास्टर। दो शब्द सुनकर हुओ रूली तुरंत आगे बढ़ी और दूसरे पक्ष के कंधों को पकड़ लिया, जैसे कि उसे आग लगा दी गई हो। ये को क्या हुआ? जल्दी करो और बोलो। अचानक यंग मास्टर की जीवन शक्ति अस्त व्यस्त हो गई और वह अधिक समय तक टिके रहने में सक्षम नहीं होंगे। क्या? जैसे ही हुओ रोली ने अपनी शक्ति ढीली की, बड़ी संख्या में गोल्डन क्रो की लपटें भड़क उठी। भीषण विस्फोट के कारण युन चे दूर जा गिरा और बमुश्किल खून की उल्टी होने से बच सका। हुओ रूली इस समय तक पहले ही किसी अज्ञात स्थान पर गायब हो चुकी थी। इतनी भयानक शक्ति! युन चे अपनी छाती पर हाथ रखकर बुदबुदाया। फिर उसने एक तेज सांस छोड़ी। युवा मास्टर, क्या वह हुओ रूली के बेटे के बारे में बात कर रहे थे?
वह व्यक्ति जो मास्टर ने 1000 साल पहले गलती से घायल कर दिया था। कथित तौर पर हुओरूली ने उसे जीवित रखने के लिए इन पिछले 1000 वर्षों के दौरान संसाधनों की एक बड़ी मात्रा खर्च करने में संकोच नहीं किया, ठीक उसी तरह जैसे म्यू जुआनिन ने म्यू बिंगयुन के लिए किया था। अपने चारों ओर देखते हुए युनचे को तुरंत उदासी महसूस हुई। जब दो महान संप्रदाय के स्वामी व्यक्तिगत रूप से उन्हें लेने के लिए स्नो सॉन्ग क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि शायद वह वर्मिलियन बट संप्रदाय या फीनिक्स संप्रदाय में जाएंगे और विशिष्ट पहचान के कारण एक महान क्षेत्र के सम्मानित अतिथि के उपचार का आनंद ले सकते हैं। उसके मालिक का किसने सोचा होगा कि उसे गॉडबरीन इन्फिनो जेल के आसपास की बंजर भूमि पर लाया जाएगा। इस क्षेत्र में उनके आगमन के बाद मू जुआनिन ने पहले उसे छोड़ दिया और फिर यान वानकांग और यान जुएहाई ने उसे हुओरूली के साथ छोड़ दिया। इसके तुरंत बाद हुओरूली भी बिना किसी निशान के गायब हो गई। फ्लेम गॉड रियलम आलोचना का पात्र है। अपने मेहमानों के साथ इस तरह का व्यवहार करने के लिए एक अपरिचित देश में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया, युचे ने लापरवाही से घूमने की हिम्मत नहीं की और केवल जगह पर इंतजार कर सकता था। ये वह समय था जब 3 युवा गहन अभ्यासी तेजी से गॉडबरीन इन्फिनो जेल की दिशा से करीब आ गए। उनके शरीर अत्यंत सक्रिय ज्वाला आभा छोड़ रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने गॉडबरीन इन्फिनो जेल में किसी प्रकार का प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो। वे गोल्डन क्रो संप्रदाय से हैं। युनचे ने 3 युवा गहन अभ्यासकर्ताओं की ज्वलंत आभा को महसूस करते हुए बुदबुदाया। लेकिन जब वे तीनों उसके पास से गुजरे तो वे अचानक रुक गए और उनकी निगाहें और आभा एक साथ उस पर टिक गईं। आप कौन हैं? तुम इस स्थान पर क्यों आए हो? एक लड़की की आवाज ने विनम्रता का जरा भी संकेत दिए बिना सतर्कता से उसे बुलाया। चूंकि यह वर्तमान में वह समय था जब प्राचीन सींग वाले ड्रैगन ने अपने तराजू को त्याग दिया था, इस पूरे क्षेत्र को फ्लेम गॉड क्षेत्र के 3 संप्रदायों द्वारा सील कर दिया गया था और यह एक निश्चित स्थान बन गया था। किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहाँ आधा कदम भी रखने की इजाजत नहीं थी। युचे ने न केवल चमकदार बर्फ सफेद वस्त्र पहना हुआ था, बल्कि उसके शरीर में वह आभा भी नहीं थी जो तीनों संप्रदायों की विशेषता थी। इसलिए उनके लिए तुरंत सतर्क हो जाना स्वाभाविक था। युचे ने मुड़कर विनम्रता से कहा, यह विनम्र व्यक्ति युचे है, स्नो सॉन्ग क्षेत्र से। युवाओं के इस समूह में 2 पुरुष और 1 महिला शामिल थी, जो काफी युवा लग रहे थे। उनकी उम्र म्यूजियोलन के समान थी और वे अधिकतम 20 वर्ष के थे, लेकिन ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उनकी गहन शक्ति दिव्य आत्मा क्षेत्र के पहले स्तर तक पहुंच गई थी। म्यूजियोलन को दिव्य उत्पत्ति क्षेत्र की खेती के साथ आइस फीनिक्स पैलेस में स्वीकार किया गया था। ये स्पष्ट था कि उसकी उम्र में इस तरह के दायरे तक पहुंचना एक अत्यंत उच्च योग्यता मानी जाती थी। हालांकि तीनों युवक उसकी उम्र के आसपास थे, लेकिन उनकी खेती उससे कहीं अधिक थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे उम्मीद थी। किनारे से सींग वाले ड्रैगन का शिकार देखने के लिए यहाँ लाया गया प्रत्येक व्यक्ति 3 महान संप्रदायों का एक असाधारण शिष्य था। युचे को आश्चर्य हुआ जैसे ही उसने अपना नाम बताया। युवाओं के भावों में एक बड़ा बदलाव आया उसी समय। युचे, आप स्नो सॉन्ग दायरे से युनचे हैं। जब युनचे ने अपना नाम बताया तो न केवल तीनों ने बहुत बड़ी प्रतिक्रिया दिखाई, बल्कि उन्होंने बेहद शत्रुतापूर्ण भाव भी प्रकट किए। एक पल इंतजार करें, क्या वह सचमुच सच कह रहा है? उसकी आभा मुझे बहुत कमजोर लगती है, बाईं ओर के लड़के ने धीमी आवाज में कहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने सुना है कि डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय के शिष्य आइस फीनिक्स पैटर्न वाले सफेद वस्त्र पहनते हैं। इसके अलावा मास्टर ने मुझे बताया कि स्नो सॉन्ग रियलम किंग आ जाएगा। यदि वह क्षेत्र के राजा के साथ यहाँ आया है तो वह उसका प्रत्यक्ष शिष्य होना चाहिए। वरिष्ठ भाई पोन ने यह भी कहा कि युचे की गहन शक्ति केवल दिव्य मूल क्षेत्र तक ही पहुंची है। युचे, उन तीनों ने थोड़ी देर तक अपनी चर्चा जारी रखी। एक बार जब उन्होंने उसकी पहचान निर्धारित कर ली तो दाहिनी ओर के लड़के ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने अपना सिर ऊंचा करके और सीना फुलाकर कहा, क्या आप स्नो सॉन्ग रियलम किंग के प्रत्यक्ष शिष्य हैं जिसे उसने अभी हाल ही में स्वीकार किया है? युचे ने अपना सिर हिलाया। हाँ, यह मैं हूँ। फिर क्या आप वही हैं जिसने 3 महीने पहले सीनियर ब्रदर पोन को हराया था? युचे ने एक बार फिर सिर हिलाया। हाँ, वह भी मैं ही हूँ। आप वास्तव में आपके पास इसे स्वीकार करने का साहस है। तीनों में अकेली लड़की एक कदम आगे बढ़ी। उसने आक्रामक तरीके से कहा, सीनियर ब्रदर पोन जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए आप जैसे लोगों से पराजित होना कैसे संभव है? उस समय आप स्पष्ट रूप से उसे हराने के लिए अपने गृह क्षेत्र में होने के लाभ पर भरोसा करते थे। ये सही है, यहाँ तक कि मैं आप जैसे कमजोर व्यक्ति को भी हरा सकता हूँ, इसलिए ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि सीनियर भाई पोन आपसे हार जाए।
सीनियर वोडाफोन द्वारा स्वयं इसे स्वीकार करने के बावजूद हम बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे कि उन्हें कभी भी आपके हाथों हार का सामना करना पड़ सकता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यूं चे ने शब्दों पर अंदर ही अंदर अपनी आंखें घुमा ली। आखिरकार उसे अपना नाम सुनने के बाद 3 युवाओं की अप्रत्याशित रूप से महान प्रतिक्रिया का कारण समझ में आया। तुरंत उन्होंने असहाय स्वर में समझाया, मैं मौलिक कानूनों में आपके वरिष्ठ भाई पोन से थोड़ा ही बेहतर हूँ। जब गहन शक्ति की बात आती है तो मैं स्वाभाविक रूप से उससे बहुत दूर, बहुत हीन हूँ। बकवास करना बंद करो। ये फिर से वही लड़की थी जिसने बात की थी। उसने और भी आक्रामक और क्रोध से भरकर कहा, वरिष्ठ भाई पोन लॉ कानूनों में सबसे अधिक कुशल हैं और उन पर उनकी पकड़ उनकी गहन शक्ति से भी अधिक आश्चर्यजनक है। संप्रदाय के मास्टर ने स्वयं कहा कि वरिष्ठ भाई पोन के पास प्राचीन काल से ही ज्वाला कानूनों के संबंध में सबसे बड़ी प्रतिभा है। आपके लिए सीनियर ब्रदर पोन के खिलाफ जीतना मूल रूप से असंभव है, भले ही आपकी गहन ताकत उनके समान स्तर तक पहुंचने की हो। इसके अलावा दैवीय उत्पत्ति क्षेत्र की आपकी नगण्य खेती से ये स्पष्ट है कि आपके द्वारा गुप्त रूप से उपयोग किए गए अनुचित साधनों के कारण वह संभवतः हार गया। स्नो सॉन क्षेत्र के आप लोग गंभीर रूप से घृणित हैं। बिल्कुल। उसके दोनों तरफ के लड़के उसके पीछे जोर जोर से चहकने लगे। आप मुझ पर विश्वास करने या न करने के लिए स्वतंत्र हैं। युन चे ने मुंह फेर लिया। वह आगे कुछ भी समझाने के मूड में नहीं थी। आपके बहाने बहुत हो गए। युन चे के अडिग रवैये को देखते हुए लड़की और अधिक आक्रामक हो गई। यह मत सोचो कि तुम इससे बच सकते हो। आप स्नो सॉन्ग दायरे में धोखा देने में सक्षम थे, लेकिन अब आप फ्लेम गॉड दायरे के क्षेत्र में हैं। अब समय आ गया है कि हम वरिष्ठ भाई पोन के लिए न्याय मांगे। इसके साथ ही उनका फिगर अचानक आगे की ओर बढ़ गया। गोल्डन क्रो की भीषण लपटें लड़की के शरीर पर भड़क उठी और उसकी आभा में तुरंत काफी आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया। युन चे, क्या आप वरिष्ठ भाई पोन को हराने का दावा नहीं करते? उस स्थिति में मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करने के बारे में क्या ख्याल है? चूंकि मेरी तुलना सीनियर ब्रदर पोन की पिंकी से भी नहीं की जा सकती, अगर आप मुझसे हार जाते हैं तो ईमानदारी से स्वीकार करें कि आपने सीनियर ब्रदर पोन के साथ लड़ाई में धोखा दिया था। युन चे, वरिष्ठ बहन शियाओ, वो दिव्य मूल क्षेत्र के केवल दूसरे स्तर पर है, साथ ही एक अतिथि भी है। क्या यह उसे कुछ ज्यादा ही धमकाना नहीं होगा? इसके अलावा अगर किसी भी संयोग से स्नो सॉन्ग रियलमकिन को इसके बारे में पता चला, बाईं ओर के युवा लड़के ने धीमी आवाज में कहा, चुप रहो, मैं वरिष्ठ भाई पोन के लिए न्याय मांगने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। युन चे की प्रतिक्रिया में पूर्ण कमी देखकर लड़की ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। क्या आप डरते हैं? क्या अब आप दोषी महसूस करते हैं? फिर ईमानदार रहें और स्वीकार करें कि आप सीनियर ब्रदर पोन के खिलाफ जीतने में असमर्थ हैं और 3 महीने पहले की प्रतियोगिता एक धोखाधड़ी के अलावा और कुछ नहीं थी। नहीं तो तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। युन चे ने असहाय होकर आह भरी। उसने तीनों की ओर देखा और शक्तिहीन स्वर में कहा, ठीक है, ठीक है। यदि तुम यही चाहते हो तो तुम तीनों एक साथ मेरे पास आ सकते हो। उसकी बातें सुनकर तीनों युवक सकते में आ गए। लड़की के शरीर पर जलती लपटें दोगुनी हो गईं। वह गुस्से से चिल्लाई, मैंने नहीं सोचा था कि स्नो सॉन्ग दायरे के तुम लोग इतने बेशर्म होगे। मैं तुम जैसे कमजोर व्यक्ति को सिर्फ एक उंगली से संभाल सकता हूं और तुम हम तीनों को एक ही समय में तुम पर हमला करने के लिए कहने की हिम्मत कर रहे हो। क्या आपकी बेहूदगी की कोई सीमा नहीं है? इससे पहले कि लड़की अपनी बात पूरी करती, युन चे ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ में स्वर्गीय तलवार दिखाई दी। फिर वह पलटा, क्योंकि उसकी गहन ऊर्जा और तलवार का बल एक साथ फूट पड़ा। तत्क्षण ही धरती कुछ हिली और एक भयानक विस्फोट के साथ अनियंत्रित ढंग से बह गया। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक सुनामी आ गई हो और उसने तीनों को पूरी तरह से अपने अंदर घेर लिया हो। एक पल में तीनों युवकों के हाव भाव काफी बदल गए। सबसे आगे खड़ी लड़की डर के मारे चिल्लाए और तुरंत कुछ कदम पीछे हट गई। उसके चेहरे का अहंकारी भाव तुरंत घबराहट में बदल गया। कुछ ही समय पहले तक उन्होंने युन चे को उनकी गहन आभा के कारण उनके ध्यान में नहीं आने वाला व्यक्ति समझा था, जो केवल दिव्य मूल क्षेत्र तक ही पहुंचा था। लेकिन जैसे ही उसकी गहन आभा फूटी, उन्हें ऐसा लगा मानो उनके शरीर उसकी भयावह गति से दब गए हों और वे बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहे हों। छोटी लड़की युन चे ने बहुत धीरे से स्वर्ग को मारने वाली तलवार को आधे रास्ते तक क्षैतिज रूप से उठाया। अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के बारे में क्या ख्याल है? क्या आप अब भी अकेले लड़ना चाहते हैं या संयुक्त हमला करना चाहेंगे? क्या वह वास्तव में दिव्य मूल क्षेत्र में है? दाहिनी ओर वाले लड़के ने चेहरे पर अविश्वास के भाव के साथ जोर से लार का एक और निगल लिया।
वैसे भी उसके लिए वरिष्ठ भाई पोन को हराना बिल्कुल असंभव है। लड़की स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थी और उसकी आवाज का स्वर काफी कम हो गया था। उसने तुरंत अपने दांत पीस लिए और अधीरता से बोली, तुम दोनों आपस में दूरी क्यों बना रहे हो? आइए एक साथ उसके पास जाएं। हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि वह खुद स्वीकार करे कि उसने सीनियर ब्रदर पोन के खिलाफ जीतने के लिए धोखा दिया है। समझ गया। बजना। जाहिरा तौर पर अब से पहले अपने हथियार का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं होने पर लड़की ने तुरंत अपनी स्थानिक अंगूठी से एक चौड़ी तलवार निकाली, जो उसके छोटे कद के लिए काफी बेजोड़ लग रही थी। वह कोमल आवाज में चिल्लाई जैसे उसकी नाचती हुई तलवार से एक ज्वलंत ड्रैगन निकला और सीधे यूचे की ओर चला गया। अन्य दो युवकों ने भी बिल्कुल वैसी ही तलवारें निकाली। जैसे ही गोल्डन क्रो की कई लपटें प्रज्वलित हुईं, शुरू में चिलचिलाती गर्मी का तापमान एक बार फिर से बढ़ गया। हवा के माध्यम से चार्ज की गई तिकड़ी के आंकड़े स्पष्ट रूप से उनके बीच अत्यधिक उच्च स्तर की आपसी समझ को दर्शाते हैं। 3 ब्रॉड स्वॉर्ड्स को एक ही समय में यूनचे की दिशा में तोड़ा गया और तीनों की गोल्डन क्रो लपटें भी उसी क्षण एक दूसरे के साथ मिल गईं। इससे पहले की तलवारें यूचे के करीब पहुंचती, आग की लपटें भयंकर रूप से भड़क उठी। तेज आग की रोशनी अतुलनीय रूप से चकाचौंध थी और गोल्डन क्रो की लौ की ताकत शब्दों से परे भयानक थी, लेकिन यूचे ने उस पर एक नजर भी नहीं डाली। उसने तीनों की गोल्डन क्रो लपटों को उसे पूरी तरह निगल जाने दिया। उसने अपनी गहन ऊर्जा एकत्र की और लापरवाही से अपनी तलवार को व्यापक गति में लहराया। बूम बूम। दिव्य आत्मा क्षेत्र में 3 महान शिष्यों द्वारा संघनित की गई दिव्य गोल्डन क्रो लो यूचे की तलवार की एक आकस्मिक लहर से तुरंत टूट गई। बाद में उसकी तलवार की शक्ति जरा भी कम नहीं हुई और उनके शरीर पर भारी पड़ गई। जब तलवार की एक ही लहर से गोल्डन क्रो की लौ फट गई, तो ऐसी अप्रत्याशित घटना देखकर तीनों चौंक गए। जैसे जैसे यूनचे की दिशा से आने वाला गहन ऊर्जा तूफान करीब आता गया, उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उनके हमले की संचित ऊर्जा कुछ ही समय में उड़ गई। इसके तुरंत बाद एक प्रचंड शक्ति ने उनके शरीर पर बेरहमी से प्रहार किया और वे हवा में उड़ गए, मानो उन पर बहुत भारी हथौड़े से वार किया गया हो। जब तक वे खुद को स्थिर करने में कामयाब हुए, दिल में सदमे महसूस करते हुए, वे पहले से ही अपने पिछले स्थान से कई सौ मीटर दूर थे। उनकी संयुक्त शक्ति से बनी गोल्डन क्रो ज्वाला वर्तमान में कई टुकड़ों में टूट गई और सभी दिशाओं में फैल गई। यूचे खंडित आग की लपटों के बीच 1 इंच भी हिले बिना अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसके बेपरवाह और आकस्मिक व्यवहार से ऐसा आभास हो रहा था मानो वह उन सभी को नीची दृष्टि से देख रहा हो। वरिष्ठ बहन ज़ियारू कैसे? वह इतना शक्तिशाली कैसे है? दाहिनी ओर वाले लड़के ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। शायद वह सचमुच। आह आह आह। घबराई हुई लड़की गुस्से में जोर जोर से रोने लगी। जाहिर है वह इस तरह के परिणाम को स्वीकार करने में असमर्थ थी, या ये कहना बेहतर होगा कि वह ये स्वीकार करने में पूरी तरह असमर्थ थी कि पोन को यूचे ने हराया था, चाहे कुछ भी हो। उसने अपनी चौड़ी तलवार हटा दी और अपने हाथों को ऊपर उठाने से पहले एक साथ ले आई, जिसके बाद उसने जरा भी पीछे न हटते हुए अपनी गोल्डन क्रो लॉ की शक्ति को चालू कर दिया। यूचे, वरिष्ठ भाई पोन ने कहा कि आप उनकी गोल्डन फ्लेम तलवार को अपने हाथों से पकड़ सकते हैं, लेकिन मुझे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरी तलवार के खिलाफ भी ऐसा ही करके देखो। अरे तुम दोनों फिर से खाली क्यों हो रहे हो? जल्दी करो और उसे हमारी असली ताकत दिखाओ। ये बिल्कुल असंभव है कि सीनियर ब्रदर पोन उनसे हार जाएंगे। ये स्पष्ट था कि वे तीनों आमतौर पर एक साथ अभ्यास करते थे, जिससे उनमें आपसी समझ का स्तर बेहद ऊंचा हो जाता था। जब उन्होंने अपनी गोल्डन क्रो लपटों की शक्ति को प्रसारित किया, तो उनकी आभा बहुत तेज गति से सूक्ष्म रूप से सिंक्रोनाइज होने लगी। गोल्डन एनिहिलेशन की शक्ति बहुत महान थी, इसलिए इसमें बहुत बड़ी मात्रा में गहन ऊर्जा की खपत हुई और ज्वाला शक्ति के संघनन के लिए भी बहुत लंबे समय की आवश्यकता हुई। तीनों की गहन शक्ति एक बड़े पैमाने पर यूचे से अधिक हो सकती है, लेकिन जब आग पर नियंत्रण की बात आती है तो उनके लिए यूचे के करीब होना निश्चित रूप से असंभव था। उनकी गोल्डन क्रो की लपटें पूरी ताकत से जल उठीं, जो बाद में संकुचित हो गईं और फिर आखिरकार पूरी 3 सांसों के बाद गोल्डन एनिहिलेशन ने आकार ले लिया। एक ही समय में पूरी प्रक्रिया के दौरान तिकड़ी ने निश्चित रूप से बहुत बड़ी शुरुआत की, लेकिन यूनचे को अपनी चाल चलने का मन नहीं हुआ। उसने 3 गोल्डन क्रो फ्लेम तलवारों को आकार लेने दिया, जिसके बाद उन्होंने एक साथ यूचे के सिर की ओर गोली मार दी। गोल्डन क्रो के रिकॉर्ड ऑफ द बर्निंग वर्ल्ड के पहले 7 क्षेत्रों में गोल्डन एनिहिलेशन के पास सबसे भयानक विनाश क्षमता थी। ये बिल्कुल अप्रतिरोध्य और अजेय था।
यहाँ तक कि समान स्तर के अभ्यासकर्ताओं के बीच लड़ाई में भी इसे झेलना बिल्कुल असंभव था। एक साथ शुरू किए गए ऐसे 3 हमलों के बारे में तो कहना ही क्या। यू चे ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और 3 गोल्डन क्रो फ्लेम तलवारों को आसमान से नीचे गिरते हुए देखा। उसने उन्हें एक कदम भी दूर हुए बिना अपने और करीब आने दिया। पलक झपकते ही गोल्डन फ्लेम तलवारें यू चे के सिर के ठीक ऊपर आ गईं। हालांकि उनकी अभिव्यक्ति अभी भी अपरिवर्तित रही। गोल्डन क्रो संप्रदाय के 3 शिष्यों को अपने दिलों में बहुत घबराहट महसूस हुई। क्या वह सचमुच चकमा नहीं देगा? वह स्नो सॉन्ग रियलम के रियलम किन का प्रत्यक्ष शिष्य है। अगर हम अपनी लापरवाही के कारण उसे मार देंगे तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। हालांकि वे अपने दिलों में चिंतित और भ्रमित महसूस कर रहे थे, लेकिन चाहकर भी उनके लिए तलवारों को रोकना पहले से ही असंभव था। 3 गोल्डन क्रो फ्लेम तलवारों की आभा एक साथ जुड़ी हुई थी और उनके प्रक्षेप पथ उन्हें एक ही बिंदु पर ले गए, जहां उन्हें यू चे के संपर्क में आने से पहले एक दूसरे पर ओवरलैप होना था। इसी क्षण में यू चे फैल गए। उसका दाहिना हाथ बिजली की गति से और उसके हाथ को 3 ज्वाला तलवारों के मिलन बिंदु पर ले आया। इसका मतलब ये था कि उसने वास्तव में एक ही हाथ से और एक ही समय में 3 गोल्डन क्रो फ्लेम तलवारें पकड़ने का प्रयास किया था। नतीजतन आसपास की हवा एक धमाके से हिल गई। 3 गोल्डन क्रो फ्लेम तलवारों ने उसके हाथ को नहीं काटा, जैसा कि ऐसी स्थिति में कोई भी उम्मीद कर सकता था, बल्कि एक साथ उसके हाथ पर आ गिरे। बाद में उसने हल्के से उन्हें अपनी हथेली में भींच लिया। बैंग बैंग। 3 गोल्डन क्रो फ्लेम तलवारें, जो गोल्डन क्रो संप्रदाय के शिष्यों की पूरी ताकत से संघनित की गई थी, एक ही बार में टुकड़ों में बिखर गईं और आग की लपटें हवा में बिखर गईं। वाह है! तीनों की चीखें सारी जगह गूंज उठी। गोल्डन एनिहिलेशन की प्रतिक्रिया के कारण जबरन नष्ट किए जाने के कारण गोल्डन क्रो संप्रदाय के शिष्यों को उनकी गहरी नसों पर गंभीर चोट लगी और उनकी गहरी ऊर्जाएं अस्त व्यस्त हो गईं। इसी समय यू चे अचानक आगे बढ़ गया। एक पल में तीनों पूरी तरह से एक तेज नीली रोशनी से घिर गए, जिसमें आत्मा को भेदने वाली ठंडी ऊर्जा थी जिसने उन्हें लगभग डरा दिया था। दिन 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 हवा का तापमान तेजी से गिर गया और इससे पहले कि तीनों अपनी आभा को शांत कर पाते, वे तुरंत ठंडक की एक मोटी परत के अंदर बंद हो गए। युन चे की आकृति चमकी और अगले ही पल उनके पीछे दिखाई दी। लक्ष्यों को देखने की जहमत उठाए बिना उसने तीनों की दिशा में स्वर्गीय तलवार को पीछे की ओर घुमाया। गुनगुनाहट। जैसे ही बर्फ का क्रिस्टल खुला, ठंडी हवा ने आसमान को ढक लिया। विभिन्न दिशाओं में फैल रही ठंडक के बीच तीनों उड़ गए और दूर सूखी जमीन पर गिर गए। तब से काफी समय बीत गया, लेकिन उनमें से कोई भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका। आखिरकार गोल्डन क्रो संप्रदाय के 3 शिष्य दिव्य आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। संयुक्त आक्रमण शुरू करते समय युन चे द्वारा इतनी आसानी से और पूरी तरह से पराजित होना उनके लिए कैसे संभव हो सकता है। युन चे द्वारा अपनी हथेली से 3 गोल्डन क्रो फ्लेम तलवारों को जबरन तोड़ने का दृश्य उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। वे जमीन पर लकवाग्रस्त होकर पड़े थे, अपने आप पर नियंत्रण पाने में असमर्थ थे, क्योंकि उन्हें अभी भी ऐसा होना असंभव लग रहा था। जब उन्होंने सुना कि हुओ पोन उनके भीतर की ईश्वरीय प्रतिभा है, तो उन्हें पहले जैसी ही अविश्वास की भावना महसूस हो रही थी। आंखें स्नो सॉन्ग दायरे के एकमात्र दिव्य मूल क्षेत्र अभ्यासी द्वारा पराजित हो गई थी। युवा लड़की, जो तीनों के बीच सबसे उग्र अभिनय कर रही थी, विस्फारित आंखों से यूचे को देख रही थी। उसका शरीर इतना ठंडा लग रहा था कि वह कांप रहा था, लेकिन उसे अपने शरीर से बाहर निकालने के लिए अपनी गहन ऊर्जा का उपयोग करने का विचार भी उसके मन में नहीं आया। शायद जिस बात पर वह अभी सबसे अधिक विश्वास करना चाहती थी, वही ये थी कि जो कुछ भी हुआ था वह महज एक सपना था। हा 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 हा। करीब आने पर एक गूंजती तेज हंसी की आवाज सुनी जा सकती थी। जल्द ही शुद्ध सोने की लंबी पोशाक पहने एक युवक आसमान से उतरा। यह कोई और नहीं बल्कि हुओ पोन था। अपने कनिष्ठ भाइयों और बहन की दयनीय दुर्दशा को देखते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप अब इसका अर्थ समझते हैं? वहाँ हमेशा आपसे बेहतर कोई है। वरिष्ठ भाई पोन, लड़की ने धीमी आवाज में पुकारा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका दिमाग अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। हुओ पोन ने पलटकर अपने चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई। भाई युन, इन 3 महीनों के बाद आपको फिर से देखकर मैं अपनी खुशी व्यक्त नहीं कर सकता। हालांकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाई युन के पास न केवल तात्विक नियमों में विश्व आश्चर्यजनक प्रतिभा है, बल्कि आपके पास साधना की गति भी है जो इतनी अद्भुत होगी। पोन केवल प्रशंसा में हौंट सकता है। युन चे ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई पोन की तुलना में मेरी नगण्य गहन शक्ति इतनी कम है कि उनके बारे में एक ही सांस में बात नहीं की जा सकती।
इसके अलावा भाई पोन की गहन ताकत केवल 3 महीनों में फिर से काफी बढ़ गई है। तो वास्तव में यह मेरी प्रशंसा में हौंफने वाला होना चाहिए। 3 महीने पहले की तुलना में हुओ पोन की आभा में स्पष्ट रूप से काफी बड़ा बदलाव आया था। ये वास्तव में आश्चर्यजनक था कि अपने वर्तमान दायरे में कोई व्यक्ति 3 महीने की बेहद संक्षिप्त अवधि में इतने बदलाव का अनुभव कर सकता है। हुओ पोन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, यह अफसोस की बात है कि यह पूरा क्षेत्र बंजर है और विशेष रूप से संप्रदाय से बहुत दूर है। एक बार जब हम सींग वाले ड्रैगन का शिकार करना समाप्त कर लेंगे तो मुझे आशा है कि भाई यून वापस लौटने की जल्दी नहीं करेंगे। आपको पोन को अपना सर्वश्रेष्ठ आतिथ्य दिखाने की अनुमति देनी चाहिए। हाँ, ठीक है, फिर मैं आपकी बात मानूंगा और आपका प्रस्ताव मानूंगा। यूं चे ने मना नहीं किया और हंसते हुए अपनी सहमति दे दी। हुओ पोन ने अपना हाथ बढ़ाया और उन तीनों की ओर इशारा किया जो अभी अभी जमीन से रेंग कर आए थे। आप तीनों, भाई यू से माफी मांगने से पहले आपको कितना समय लगेगा? यून चे ने अपना हाथ लहराया, यह अनावश्यक है। चूंकि उन्होंने दुर्भावना से ऐसा नहीं किया, इसलिए उनकी आलोचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत मुझे ये देखकर सचमुच ईर्ष्या होती है कि आपके पास कनिष्ठ भाइयों और बहनों का एक ऐसा समूह है जो पूरे दिल से आपसे प्यार करता है और आपकी परवाह करता है। मेरे विपरीत, जो मास्टर का प्रत्यक्ष शिष्य बनने के बाद सुबह से रात तक स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील के अंदर बंद था। अधिकार जताने का मौका मिलना तो दूर, मैंने अपने कनिष्ठ भाई बहनों की परछाई तक नहीं देखी। उस समय मैं कम से कम अभी भी मुजियाओलन को कुछ मजा लेने के लिए चिढ़ा सकता था। हाँ। 3 युवा गोल्डन क्रो शिष्य सिर झुकाए सावधानी से आगे बढ़े। वे एक पंक्ति में खड़े थे और 3 छोटे बच्चों की तरह लग रहे थे जिन्होंने गंभीर गलती की थी और अपनी सजा का इंतजार कर रहे थे। हुओ पोन ने उनकी उपस्थिति पर अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। ठीक है, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि मुझे भी भाई यून के सामने हार माननी पड़ी, आप लोगों से तो बहुत कम। क्या अब आप सब संतुष्ट हैं? हम हैं। बाईं ओर के लड़के ने बार बार सिर हिलाया। मुझे क्षमा करें बिग ब्रदर यून, हमने न केवल अपनी क्षमताओं को अधिक महत्व दिया है बल्कि आपको नाराज भी किया है। ये कहते हुए दाहिनी ओर वाला लड़का भी गहराई से झुक गया। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आप इतने मजबूत हैं बिग ब्रदर यून। कोई आश्चर्य नहीं कि सीनियर ब्रदर पोन ने आपकी इतनी प्रशंसा की। हम पहले आपकी ताकत के बारे में आश्वस्त नहीं थे, लेकिन अब हम गलत थे। एक कृषक की गहन कला ने उसके स्वभाव को बहुत प्रभावित किया। ये कुछ ऐसा था जिसे यूं चे लंबे समय से जानता था। स्नो सॉन्ग दायरे के कृषकों ने अत्यंत शक्तिशाली बर्फ गहन कलाओं की खेती की, इसलिए वे इतने संयमित थे कि वे लगभग अलग हो गए थे। ठीक उसी तरह फ्लेम गॉड रियलम के कृषकों का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था, क्योंकि उन्होंने अत्यंत शक्तिशाली अग्नि गहन कलाओं की खेती की थी। उनमें से अधिकांश काफी हद तक अडिग और मुखर थे। वे अपनी भावनाओं को अपनी आस्तीन पर रखते थे और यदि वे किसी ऐसे व्यक्ति से हार जाते थे जिससे वे शुरू में सहमत नहीं थे, तो वे पूरे दिल से उनके सामने समर्पण कर देते थे। उन्होंने कभी भी अपनी भावनाओं को छुपाया या दबा कर नहीं रखा। हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है, कोई कलह नहीं, कोई सौहार्द नहीं, ठीक है। यून चे कभी भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ये कहे कि ओह ठीक है, मैंने आपका नाम नहीं पूछा है। नमस्कार बड़े भाई यून, मेरा नाम हुओ लियाओयुआन है, आग जो मैदानों को जला देती है, दाहिनी ओर के लड़के ने कहा। नमस्कार बड़े भाई यून, मेरा नाम हुओ लियाओटियन, आसमान को जलाने वाली आग है, बाईं तरफ के लड़के ने कहा। नमस्कार बड़े भाई यून, मेरा नाम हुओ लियाओ है। नहीं, मेरा नाम हुओ वेनेरो, कोमल आग है, बीच वाली लड़की ने कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूं चे ने युवा लड़की पर एक शब्दहीन नजर डाली। आखिर वह कौन अंधा व्यक्ति है जो कहता है कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके नाम जैसा होता है? हुओ पोन ने चारों ओर देखा और संदेह से पूछा, भाई यूं, मास्टर आपके साथ क्यों नहीं है? किसी जरूरी काम के कारण उससे जाना पड़ा। यून चे एक पल के लिए झिझके, लेकिन अंततः सच बता दिया। ऐसा लगता है जैसे संप्रदाय मास्टर हुओ के बेटे की हालत खराब हो गई है। तीनों युवा शिष्य एक साथ चिल्लाए। ये सुनकर हुओ पोन भी हैरान नजर आई। उसके बाद उसने एक धीमी आह भरते हुए कहा, मैं देख रहा हूँ यून भाई, ये जगह उजाड़ और बंजर है, इसलिए यहाँ बहुत सी जगहें नहीं है जो मैं तुम्हें दिखा सकूं। अगर मैं पूछूं आपकी योजना क्या होगी भाई यून? यून चे ने दक्षिण की ओर देखा। मैंने सुना है कि प्राचीन देवता दफन इन्फिनो जेल दक्षिण में सिर्फ सैकड़ों मील दूर है। यदि आप स्वतंत्र हैं तो क्या आप मुझे प्राचीन गॉड बरीन इन्फिनो जेल की यात्रा पर ले जा सकते हैं?
ईमानदारी से कहूँ तो जिस दिन से मैंने इस जगह के बारे में सुना है तभी से मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। मैं हुओपोन परेशान दिख रही थी। अगर यह कोई और समय होता तो आपका अनुरोध बिल्कुल भी समस्या नहीं होता, लेकिन अभी सींग वाला ड्रैगन है। हुओपोन ने अपनी भौहें सिकोड़ने के बाद अचानक अपनी धुन बदल दी। कोई बात नहीं, यदि यह आपकी इच्छा है तो फिर क्यों नहीं। वैसे भी सींग वाला अजगर अभी अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। दोनों तुरंत हवा में उछल पड़े और गर्मी की लहरों को सहते हुए दक्षिण की ओर उड़ गए। हालांकि वे अभी भी अपने गंतव्य से सैकड़ों मील दूर थे। यू चे पहली नजर में देख सकते थे कि इस भूमि का दक्षिणी भाग पूरी तरह से लाल और चमकदार लाल था। ये नर्क के जलते हुए लावा जैसा लग रहा था। मैंने सुना है कि प्राचीन भगवान को दफनाने वाली इन्फिनो जेल 5 लाख किलोमीटर तक फैली हुई है और हमेशा जलती रहती है। ये कितनी चमत्कारी जगह है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह प्राचीन सींग वाले ड्रैगन जैसे भयानक प्राणी का पालन पोषण कर सकता है। यूं चे ने आह भरी। हुओपोन ने कहा, प्राचीन देवता द्वारा दफनाने वाली इन्फिनो जेल ने ज्वाला देवता क्षेत्र का निर्माण किया है। यदि एक दिन प्राचीन ईश्वर को दफनाने वाली इन्फिनो जेल की आग लुप्त हो गई तो लौ ईश्वर क्षेत्र का भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जिसके बारे में बात करते हुए जब से मैं इस दुनिया के बारे में जानता था तब से मैंने प्राचीन देवता दफन इन्फिनो जेल के प्राचीन सींग वाले ड्रैगन के बारे में सुना है। हालांकि मैंने वास्तव में इसे अपनी आंखों से कभी नहीं देखा है। आखिरकार इस इच्छा को पूरा करने में सक्षम होना अच्छा होगा। यून चे ने मुस्कुराते हुए कहा, दुर्भाग्य से ऐसा लग सकता है कि बाद की पीढ़ियों के शिष्यों को अपने जीवन में कभी भी प्राचीन सींग वाला अजगर देखने को नहीं मिलेगा। हा 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 हा। हुओपोन जोर से हंसा, लेकिन वह जल्दी ही गायब हो गया क्योंकि उसके चेहरे पर एक जटिल भाव छा गया। मालिक प्राचीन सींग वाले अजगर का शिकार करने के लिए इतने उत्सुक हैं, इसका कारण ये सब मेरी खातिर है। वास्तव में सफल होने के बाद वे बड़ी मात्रा में गहन शक्ति खो देंगे, और यहाँ तक कि जीवन काल भी। हाँ हाँ, मुझ में ऐसे कौन से गुण या योग्यताएं हैं जो इस तरह के व्यवहार के लायक हैं। यून चे ने अपना सिर हिलाया। ये बिल्कुल इसलिए है क्योंकि आप योग्य हैं कि वे कीमत चुकाने के लिए इतने इच्छुक और उत्सुक हैं। वे ऐसा सिर्फ आपके लिए ही नहीं कर रहे हैं बल्कि फ्लेम गॉड क्षेत्र के भविष्य के लिए भी कर रहे हैं। इसलिए आपको इस दयालुता से डरने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आपको इसे शांति से स्वीकार करना चाहिए और भविष्य में अपनी सर्वोत्तम क्षमता से इसका बदला चुकाना चाहिए। हुओपोन अपनी अभिव्यक्ति स्पष्ट होने से पहले एक पल के लिए चुप हो गया। वो ईमानदारी से मुस्कुराया, आप सही कह रहे हैं भाई यू। मैं प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन के शीर्ष 1000 में शामिल होने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं अपने गुरु और 2 संप्रदाय के गुरुओं को निराश नहीं करूंगा। यूं चे ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर से वह हुओपोन से अविश्वसनीय रूप से ईर्ष्यालु था। मैं केवल प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन में प्रवेश के लिए योग्यता चाहता हूँ। शीर्ष 1000 स्थान को भूल जाए, अगर मैं पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में अंतिम स्थान पर आ सकूं तो मुझे संतुष्टि होगी। दुर्भाग्य से यह एक ऐसा कार्य है जो उतना ही कठिन है जितना एक नश्वर व्यक्ति के लिए स्वर्ग पर चढ़ना। तुलना सचमुच मार डालती है। यद्यपि आप अतीत में पहले कभी सफल नहीं हुए हैं, मैं देख सकता हूं कि मेरे गुरु और फ्लेम गॉड क्षेत्र के 3 संप्रदाय के गुरु इस बार अपनी संभावनाओं को लेकर काफी आश्वस्त हैं। इसलिए मेरा मानना है कि कोई व्यक्ति जो पूरे ईश्वर क्षेत्र को चौंका देगा, वह जल्द ही ज्वाला ईश्वर क्षेत्र में दिखाई देगा। कौन जानता है, शायद शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र के उभरने के बाद फ्लेम गॉड क्षेत्र एक ऊपरी सितारा क्षेत्र बनने के लिए आसमान छू जाएगा। यू चे ने ईमानदारी से कहा। ठीक है। हुओपोन ने दृढ़ता से सिर हिलाया। इन शब्दों के लिए भाई यून, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं गहन दिव्य सम्मेलन में शीर्ष 1000 साधकों में से एक बनूंगा, भले ही मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। दोनों ने बहुत तेजी से उड़ान भरी और उनके और प्राचीन गॉड बरीन इन्फिनो जेल के बीच की दूरी समय के साथ कम होती गई। हालांकि वे अभी भी उस स्थान से दर्जनों मील दूर थे, लेकिन आग की लपटों का एक समुद्र जो जमीन और नीले आकाश दोनों को निगल रहा था, ने उनकी दृष्टि के हर हिस्से को भर दिया था। इसके बारे में बोलते हुए, मुझे नहीं लगता कि वह प्राचीन सींग वाला अजगर कभी प्राचीन गॉड बरीन इन्फिनो जेल से बाहर आया है। क्या ऐसा है? यून चे के दिमाग में एक विचार आने के बाद उसने अचानक पूछा। यद्यपि प्राचीन सींग वाला ड्रैगन इतना मजबूत था कि 3 फ्लेम गॉड संप्रदाय के स्वामी मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हें इस बात का डर नहीं था कि जीव पलट जाएगा और फ्लेम गॉड दायरे पर हमला करेगा। ये सच है। हुओपोन ने सिर हिलाया। मेरे गुरु के अनुसार प्राचीन सींग वाला ड्रैगन संभवतः एक प्राणी है जो प्राचीन देवता दफन इन्फिनो जेल की लौ नसों से पैदा हुआ था।
प्राचीन गॉड बरीइंग इन्फिनो जेल इसकी शक्ति का स्रोत है और इसकी शक्ति और इसकी आभा दोनों प्राचीन गॉड बरीइंग इन्फिनो जेल से जुड़ी हुई हैं। यदि यह प्राचीन ईश्वर दफन इन्फिनो जेल से बहुत लंबे समय तक दूर रहता है तो यह पानी से दूर मछली की तरह तेजी से अपनी शक्ति और जीवन खो देगा। यही कारण है कि प्राचीन सींग वाले ड्रैगन को कभी भी प्राचीन गॉड बरीइंग इन्फिनो जेल से बाहर निकलते हुए रिकॉर्ड नहीं किया गया है। यदि ऐसा होता तो फ्लेम गॉड क्षेत्र पहले ही आपदा की चपेट में आ गया होता। अच्छा ऐसा है, युन चे ने दोबारा पूछने से पहले समझदारी से जवाब दिया, अगर इसकी आभा प्राचीन भगवान को दफनाने वाली इन्फिनो जेल से जुड़ी है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यह समझना असंभव है कि यह कहाँ है जब तक कि यह स्वयं प्रकट न हो। बिल्कुल, हुओपोन ने फिर से सिर हिलाया। जब ये प्राचीन भगवान को दफनाने वाली इन्फिनो जेल में डूबेगा तो इसकी आभा उस स्थान के साथ विलीन हो जाएगी। इसलिए शायद आपके मालिक को भी पता नहीं चल पाया होगा कि वह कहाँ है। प्राचीन सींग वाला ड्रैगन हर 1000 साल में केवल एक बार अपनी शल्क उतारता है और उस दौरान उसे प्राचीन गॉड बरीइंग इन्फिनो जेल से दूर जाना होता है। यह एकमात्र समय है जब हम इसका पता लगा सकते हैं, हर 1000 साल में। कोई आश्चर्य नहीं। रम्मप ज्वाला के समुद्र मंथन की आवाज दूर से आ रही थी और उनके चेहरे पर उभर रही गर्मी की लहरें तुरंत कई गुना तेज हो गईं। दूर से प्राचीन भगवान को दफनाने वाली इन्फिनो जेल की लपटें आसमान की ओर उठी, जैसे कि 1000 ज्वालामुखी एक साथ फूट पड़े हों। इससे भी बेहतर, ये प्राचीन गॉड बरीइंग इन्फिनो जेल में एक सामान्य गर्मी की लहर थी। इसी क्षण उनकी ओर आने वाली हवा अचानक धीमी हो गई क्योंकि एक उग्र लाल आकृति अचानक उनके सामने प्रकट हो गई। एक अदृश्य दीवार ने यू चे और हुओपोन दोनों को रुकने के लिए मजबूर कर दिया। उनके सामने जो व्यक्ति था वह स्वाभाविक रूप से डराने वाला बूढ़ा व्यक्ति था जिसके चेहरे पर गंभीर और उदास भाव थे। वह हुओपोन को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन तुरंत शांत होकर उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो पोन? और आपके बगल वाला व्यक्ति एल्डर वांटू। हुओपोन को बुजुर्ग को देखकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसने तुरंत उसे सलाम किया और कहा, ये स्नो सॉन्ग रियलम किंग का प्रत्यक्ष शिष्य यू चे है। ये पहली बार है कि वह फ्लेम गॉड दायरे में है और मैं उसे नरक जेल के चारों ओर भ्रमण के लिए ले जा रहा हूँ। ओह, तो वह है। ये सुनते ही बुजुर्ग की नजर युनचे पर तुरंत बदल गई। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उन्होंने गंभीरता से कहा, ठीक है, आप पास हो सकते हैं। हालांकि प्राचीन सींग वाला ड्रैगन किसी भी समय प्रकट हो सकता है। अगर आप यहीं कहीं घूम रहे हैं तो आप बहुत खतरे में पड़ जाएंगे, इसलिए आपको बिल्कुल नरक जेल के किनारे से आगे नहीं जाना चाहिए। चिंता मत करो बुजुर्ग वंतु। भाई युन और मैं यहाँ केवल नरक जेल को करीब से जांचने के लिए आए हैं। हम बहुत जल्द लौटेंगे और हम नरक जेल में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करेंगे, हुओपोन ने वादा किया। बुजुर्ग ने धीरे से सिर हिलाया, ये सबसे अच्छा होगा। जाने से पहले उन्होंने कहा, आपको बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। आखिरकार जाने से पहले बुजुर्ग ने युनचे पर एक और गहरी नजर डाली। वह वर्मिलियन बर्ड संप्रदाय के बड़े बुजुर्ग यान वांतु हैं, हुओपोन ने परिचय दिया। महान बुजुर्ग युनचे आश्चर्यचकित दिखे। हर बार जब हम ड्रैगन का शिकार करने की कोशिश करते हैं तो सभी संप्रदायों के सबसे मजबूत विशेषज्ञ इस स्थान पर एक साथ आएंगे। जबकि मुख्य समूह प्राचीन सींग वाले ड्रैगन के खिलाफ लड़ रहा है, वे इस क्षेत्र की रक्षा करेंगे और हम युवा शिष्यों को शॉकवेव से चोट लगने से बचाएंगे। हुओपोन ने बताया, वर्मिलियन बर्ड संप्रदाय गार्ड ड्यूटी पर एकमात्र संप्रदाय नहीं है। तीनों संप्रदायों के शीर्ष 30 बुजुर्ग ज्यादातर इसी स्थान के आसपास एकत्र होते हैं। युनचे की भौहें टेढ़ी हो गईं और उसने पूछा, आपने कहा था कि प्राचीन सींग वाले ड्रैगन का पता नहीं लगाया जा सकता है, जबकि वह प्राचीन गॉड बरीइंग इन्फिनो जेल में है। स्वाभाविक रूप से ये जानना असंभव है कि यह मानचित्र पर कहाँ दिखाई देगा। प्राचीन गॉड बरीइंग इन्फिनो जेल 5 लाख किलोमीटर चौड़ी है और कम से कम ये तो कहा ही जा सकता है कि गलती की संभावना बहुत बड़ी है। हालांकि आप यहाँ चारों ओर पहरेदार बिठा रहे हैं, जैसे कि आपको पूरा यकीन है कि यह पास में ही दिखाई देगा। बेशक हमें यकीन है, हुओपोन ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राचीन सींग वाला ड्रैगन हमेशा उत्तरी तट के चारों ओर अपने तराजू को फैलाता है और यह कभी भी कुछ हजार मीटर से आगे नहीं जाता है। यह उत्तरी तट के अब तक के सबसे करीब 1500 किलोमीटर दर्ज किया गया था और सबसे दूर 5000 किलोमीटर से भी कम था। कभी कोई अपवाद नहीं रहा। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इसकी मांद उत्तरी तट के आसपास कहीं है, इसलिए हम इस क्षेत्र के आसपास गार्ड तैनात करके गलत नहीं हो सकते। ओह, मैं समझा। युनचे ने फिर से समझते हुए सिर हिलाया। हालांकि एक और सवाल तुरंत उसके मन में उभर आया।
अगर ड्रैगन किनारे से कम कई हजार किलोमीटर दूर था तो किसी की आंखें कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उस पर नजर डालना असंभव था। हालांकि हु पोन ने पहले भी कहा था कि वह आखिरकार इस प्रसिद्ध प्राचीन सींग वाले ड्रैगन को अपनी आंखों से देख सकता है, तो उसका इससे क्या मतलब था। उन्होंने शेष सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तेजी से तय की और प्राचीन गॉड बरीन इन्फेनो जेल के किनारे पर पहुंचे। यहाँ अब ऐसी कोई जमीन नहीं रही जो आग की लपटों से जलकर लाल हो गई हो। वहाँ केवल नरक का एक विशाल, असीम, उबलता हुआ लाल समुद्र था जिसे देखने वाला कोई भी व्यक्ति स्तब्ध रह जाता था। यह उग्र समुद्र कम से कम 10 लाख वर्षों तक उबलता रहा था। इधर आकाश लंबे समय से उसी लाल रंग में झुलसा हुआ था। एक नजर में नीले आकाश और लाल आकाश के बीच की सीमा रेखा का पता लगाना असंभव था। ये लगभग ऐसा था मानो असीम आकाश को ही इस भयानक अग्नि में नरक ने निगल लिया हो। इस स्थान की हवा इतनी गर्म थी कि एक दैवीय मार्ग का गहन अभ्यासी भी इसे सहन नहीं कर सका। यह अविश्वसनीय रूप से संभव था कि इस स्थान पर लाया गया कोई भी परिष्कृत स्टील इस स्थान के चारों ओर की हवा को छूने मात्र से पिघल जाएगा। आग की लपटों के समुद्र के अंदर भारी मात्रा में नाचती हुई अग्नि आत्माएं देखी जा सकती थी। इल्यूसरी डेमन दायरे का 1500 किलोमीटर का मौत का सागर पूरे दायरे में मौजूद सबसे डरावना और सबसे चरम स्थान था। लिटिल डेमन महारानी से पहले वस्तुतः कोई दानव सम्राट नहीं था जिसने उसके पास जाने का साहस किया हो। लेकिन इस 5 लाख किलोमीटर चौड़े प्राचीन गॉड बरीन इन्फेनो जेल की तुलना में मौत का सागर आकार, तीव्रता या आभा के मामले में एक छोटी सी धारा की तरह था। दोनों बिल्कुल अतुलनीय थे। लेखक का नोट: इस अध्याय के महत्वपूर्ण कीवर्ड प्राचीन भगवान को दफनाने वाली इन्फेनो जेल में प्रवेश करने के बाद पता नहीं चल सका और माँ